Good morning, students. Online students, good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Okay. So let's start today's class. What we have completed yesterday? Online students. Myocardial infarction, relocation theoretically check करवाते then risk factor diagnostic studies, then in a acute stage following the diagnostic phase of the assessment, the complication, then acute stage में क्या intervention वैसे थे, then following acute phase क्या intervention वैसे थे, then cardiac rehabilitation, heart failure types, compensatory mechanism, then difference between right side heart failure and left side heart failure, then clinical judgment due to acute pulmonary edema related અને following acute episode કઈ care આપવાની કેવા intervention લેવાના એ. Okay. So let's do a quick revision. What do you mean by MI? Okay. Online students. Necrosis of myocardial tissue due to prolonged lack of oxygen. Yes. मायोकार्डियल जो टिश्यूज है वो डैमेज हो गए हैं, डेथ हो गए हैं ड्यू टू प्रोलॉन्ग डेप्रिवेशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन डेप्राइव्ड हो जाएगा तो पहले इस्केमिया होगा, बट प्रोलॉन्ग इस्केमिया रहेगा, डेप्राइव्ड रहेगा तो उसमें से इंफाक्शन हो जाएगा एंड धीरे धीरे वो टिश्यू डेड हो जाएंगे. उसमें फाइब्रोटिक चेंजेस हो जाएंगे, स्कार टिश्यू बन जाएगा तो फिर वो वैसा ही रहेगा. ओके. देन हमने लोकेशन ऑफ एमआई देखा था. मतलब दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट इतना पता होना चाहिए कि दो मेन आर्टरीज है, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी, उसकी दो ब्रांचेस है तो टोटल 4 ब्रांचेस हुई. सो जो भी वहां पर जहां पर भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो एरिया इनफाक्ट हो जाएगा. रिस्क फैक्टर्स क्यों होता है एमआई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स. Pulmonary artery is as a formation. Okay. So atherosclerosis, coronary artery disease, elevated cholesterol levels है, smoking है, hypertension, obesity, physical inactivity मतलब sedentary lifestyle, impaired glucose, hyperglycemia की वजह से, stress की वजह से. तो ये सारे reasons है कि जिसकी वजह से ये हो सकता है. Dietary habits अच्छी नहीं है तो भी पेशेंट को हो सकता है. डायग्नोस्टिक स्टडीज, एमआई डिटेक्ट कैसे कर सकेंगे, क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं हम? ओके. देन ओके. एंड वो पहला था वो टोटल सीके. हाँ. डब्ल्यूबीसी काउंट भी, ट्रोपोनिन लेवल, मायोकार्डियल इंफाक्शन होगा जब भी सेल डेथ हो जाता है, ट्रोपोनिन इंक्रीज हो जाता है, एलिवेट हो जाता है. टोटल सीके लेवल मतलब सारे मसल्स की बात हो रही है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक. कोई किसी भी मसल में डैमेज होगा टोटल सीके लेवल इंक्रीज हो जाएगा. बट स्पेसिफिक अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें सो दैट इट इज सीके एमबी. सो वो भी एलिवेट हो जाता है. मायोग्लोबिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन. तो वो भी जब भी मसल डैमेज होगा तब भी वैल्यूएट हो जाएगा, नो मैटर कौन सा मसल डैमेज हो रहा है, स्मूथ, स्केलेटल या कार्डियक, बट जो भी मसल डैमेज होगा मायोग्लोबिन पीक पर हो जाता है, बढ़ जाता है. डब्ल्यूबीसी काउंट भी इंफेक्शन के बाद, पोस्ट इंफेक्शन सेकेंड डे पर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. टू क्लियर आउट द इंफ्लामेटरी जो चेंजेस हो रहे हैं, वहां पर जो डैमेज हुआ है उसको क्लीन करने के लिए डब्ल्यूबीसी भी एलिवेट हो जाता है. ईसीजी में क्या चेंजेस होंगे? इंफेक्शन है. ओके. ऑनलाइन स्टूडेंट्स. ईसीजी चेंजेस क्या होंगे? समटाइम्स आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं कि पेशेंट आप देख रहे थे, यू हैव आइडेंटिफाइड दैट एसटी सेगमेंट में चेंजेस आपको स्पेसिफिक किए होंगे, तो आपको उससे पता चलना चाहिए कि पेशेंट को क्या है, एमआई है कि नहीं है. तो क्या होगा एमआई में कैसे चेंजेस होंगे?
ST elevation, T inversion. ST elevation and T wave inversion. Other than that और क्या हो सकता है? Abnormal Q. एबनॉर्मल, हाँ एबनॉर्मल क्यू वेव, ये हो सकता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि उनमें कैसा होता है, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन, राइट। अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है तो if there is ST segment depression, not elevation, then you forget. Ischemia. Ischemia, angina है, सिर्फ चेस्ट पेन है, so this is not severe. MI like अब आप ऑक्सीजन दे दोगे तो एसटी सेगमेंट नॉर्मल तो हो जाएगी, बट वो जो डैमेज है वो परमानेंट ही रहेगा। सो क्यू वेव एबनॉर्मल ही रहेगी। क्यू वेव इंडिकेट करती है वेंट्रिकुलर, और उसमें भी स्पेसिफिक जब सेप्टम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सो वो ड्यू टू दैट इन्फेक्शन क्यू वेव एबनॉर्मल ही रहेगी, वो ठीक नहीं हो पाएगी। ऑक्सीजन चालू हो जाएगा तो एसटी सेगमेंट ठीक हो जाएगी, बट वो क्यू वेव में जो डैमेज है वो नहीं ठीक हो पाएगा। ओके, कार्डियक कैथेटराइजेशन से भी पता चल जाएगा कि कितना ब्लॉकेज है, कहाँ पर ब्लॉकेज है, वो सब पता चल जाएगा। अब एक्यूट स्टेज खत्म हो गया है, लाइक पेशेंट जब आपके पास ऐसे कंप्लेंट लेके आया था, आपने इमीडिएटली ब्लड सैंपल लेके इतने टेस्ट रन करवा लिए, राइट। बट आफ्टर एक्यूट स्टेज पेशेंट थोड़ा स्टेबिलाईज हो गया है, तो कौन से टेस्ट कर सकते हैं? ओके, ओके, और एक रह गया, कार्डियक पूल इमेजिंग। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आफ्टर एक्यूट फेज कौन सा टेस्ट कर सकते हैं हम? ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट, मतलब टीएसटी कर सकते हैं। पेशेंट को हम रनिंग करवाएंगे तो पता चलेगा कि कैसा कंडीशन है। थेलियम स्कैन कर सकते हैं, इट इज अ सीटी स्कैन जैसा एक मशीन होता है जिसमें हम रेडियो आइसोटोप इंजेक्ट करके देख लेंगे कि कहाँ पर इस्केमिया और नेक्रोटिक टिश्यू है। मल्टीगेटेड कार्डियक ब्लड पूल इमेजिंग इज ऑल्सो सीटी स्कैन जैसा ही मशीन होता है जिसमें पेशेंट को सुला देंगे तो वो देखेगा कि ब्लड पुलिंग हो रहा है या नहीं। ब्लड पुलिंग हो रहा है मतलब वेंट्रिकल्स फेल है, वो अच्छे से पंप करके आगे नहीं भेज रहे हैं ब्लड। एंड अगर हमने जब एक्यूट फेज था तब नहीं किया था कैथेटराइजेशन, तो अब भी हम कर सकते हैं। ओके, assessment finding, tell me the difference, why how you will differentiate between angina and MI का पेन कैसा होगा, डिफरेंस वाला। ओके, ओके, પછી ऑनलाइन स्टूडेंट्स વિધાઉટ કોઝ પેન થાય અને પ્રાઇમરીલી એ મોર્નિંગમાં यस, एंजाइना में ऐसा याद नहीं रखना है कि सिर्फ मॉर्निंग होता है, कभी भी हो सकता है। वेदर द पेशेंट इज ऑन रेस्ट, स्लीपिंग, वर्किंग, कभी भी हो सकता है। बट मेजोरिटी एमआई का पेन मॉर्निंग में ज्यादा होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे कि जिसका मॉर्निंग में पेन हमने नोट किया है, सो मॉर्निंग में ज्यादा होता है। दूसरा डिफरेंस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, રેસ્ટ અને એનટીજીથી રિલીવ નહીં yes, NTG इसमें रिलीव करने में हेल्प नहीं होगा। If angina will be there, then we can give NTG as a priority intervention for pain management. But in MI, we have to give opioids, morphine sulfate, ऐसे opioids देने होंगे, NTG से नहीं होगा। NTG रेस्ट से पेन रिलीव नहीं होगा। Then, so we cannot give NTG in MI. Can we give NTG? આપી શકાય પણ डायलेशन के लिए तो दे सकते हैं, बट उससे पेन रिलीव नहीं होगा। सो डोंट थिंक लाइक एनटीजी एमआई में नहीं देना। वी हैव टू गिव, वी कैन गिव, डायलेशन के लिए दे सकते हैं, बट उससे ऐसा नहीं कि उससे पेन ठीक हो जाएगा। बट एंजाइना में डायलेशन भी होता है, पेन भी ठीक हो जाता है। ओके, देन और अलग चीज क्या है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 30 મિનિટ કરતા વધારે यस, 30 मिनट तक तो चलता ही है, बट उससे ज्यादा भी हो सकता है। और उसमें क्या था, एंजाइना में लेस देन 5 मिनट्स होता है, और समटाइम्स अगर अनस्टेबल है, ज्यादा है तो 15 to 20।
30 मिनट तक नहीं जाता, ये 30 मिनट तक तो आराम से जाएगा, उससे भी बढ़ सकता है। सो ये डिफरेंस था। और पेन कैसा होगा, सेम क्रशिंग सबस्टर्नल पेन होगा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, सो धीरे धीरे शोल्डर, लेफ्ट आर्म, बैक एंड नेक एंड जॉ तक रेडिएट होगा। ओके, then nausea, vomiting, diaphoresis, dyspnea, dysrhythmias, feeling of fear and anxiety, impending doom feeling होगा पेशेंट को, pallor, cyanosis, coolness of extremities। ये जनरल इंटरवेंशन मेजोरिटी पॉपुलेशन को होती है। फीमेल्स को क्या एक्सपीरियंस होगा? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फीमेल्स में क्या होता है? फीमेल्स को एटिपिकल कुछ डिस्कम्फर्ट फील होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। मेजोरिटी ऑफ टाइम्स फीमेल को एन स्टेमाई होता है, मतलब नॉन एसटी एलिवेशन जैसा हमें ईसीजी में देखने को मिलता है, बट दो दे आर सफरिंग फ्रॉम एमआई। सो ये सबसे कॉमन है फीमेल्स में। ओल्डर पीपल में क्या होगा? हाँ, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ओल्डर पीपल को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वो तो है, बट पल्मोनरी एडिमा बहुत जल्दी हो जाता है। वी नो दैट ओल्डर पीपल एंड infants are prone to fluid volume imbalances, right? तो उनमें बहुत जल्दी हो जाएगा pulmonary edema, dizziness and mental status immediately alter कर जाएगा। Complications of MI कौन कौन से है? What is that? Okay. Then online students, what are the complications of MI? Heart failure, Dysrhythmia. हाँ बोलो आगे। pulmonary edema. Okay, I have given you one assignment. Heart failure, MI, heart attack, cardiogenic shock, cardiac arrest. Tell me. चलो डिफरेंस बोलो। व्हाट इज उसमें से सेम कौन कौन से है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैंने दिया था एमआई, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, देन कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियक अरेस्ट, राइट? सो कौन कौन से सेम है? MI and heart attack same. ओके, एमआई और हार्ट अटैक दोनों एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? MI માં હાર્ટનું જે મસલ ટિશ્યુઝ છે એ પ્રોલોંગ લેક ઓફ ઓક્સિજનના લીધે એની ડેથ થઈ જશે. हाँ, तो सेल डेथ हो रही है ड्यू टू प्रोलॉन्ग डेप्रिवेशन ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट इज कॉल्ड एज एमआई एंड हार्ट अटैक। सो सडन अचानक से पेन होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक हुआ, राइट? सो दैट इज एमआई एंड हार्ट अटैक, दोनों सेम है। सो उसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। व्हाट इज हार्ट फेलियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, એની કન્ડિશન છે જેમાં હાર્ટ cannot pump effectively according to body needs. हाँ, सो हार्ट ऐसा नहीं है कि बंद हो गया है। एमआई, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर में तीनों में हार्ट बंद नहीं हो जाता है, हार्ट इज वर्किंग, बट हार्ट अच्छा काम नहीं कर रहा है कि जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है। सो दैट इज कॉल्ड एज हार्ट फेलियर। एमआई और हार्ट अटैक के बाद हार्ट फेलियर हो सकता है, राइट? सो दैट इज हार्ट फेलियर। व्हाट इज कार्डियोजेनिक शॉक एंड कार्डियक अरेस्ट देन? કાર્ડિયોજેનિક શોકમાં હાર્ટ છે ઇનફ બ્લડ પંપ નહીં કરી શકે કે જે વાઇટલ ઓર્ગન્સને મળી શકે. ओके, सो दैट इज नॉट हार्ट फेलियर। હાર્ટ ફેલર માં વર્ક તો કરે છે બટ પ્રોપરલી નથી કરતું, તો વાઇટલ ઓર્ગન ને બ્લડ સપ્લાય તો મળી રહેશે ને થોડો થોડો. बट वो कार्डियक आउटपुट तो डिक्रीज ही हो जाता है, एडिक्वेट नहीं होता है। नो डाउट द हार्ट इज वर्किंग, बट वो एडिक्वेट नहीं होता है। पेशेंट हैज टू टेक मेडिसिन,
विदाउट मेडिसिन फिर वाइटल परफ्यूजन, वाइटल ऑर्गन्स का परफ्यूजन नहीं होता है। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है। व्हाट इज कार्डियोजेनिक शॉक एंड कार्डियक अरेस्ट? કાર્ડિયાક અરેસ્ટ એટલે હાર્ટ કામ કરતું જ બંધ થઈ ગયું છે. ओके, सडनली हार्ट ने काम करना सडनली बंद हो गया है, सो दैट इज कार्डियक अरेस्ट। देन कार्डियोजेनिक शॉक मींस बट तो भी આગળ બીજું, that is the simple term. Cardiogenic shock means હા એટલે જ બંધ થઈ જાય, that is the reason. ओके, सो कार्डियोजेनिक शॉक मींस हार्ट अभी काम नहीं कर रहा है। सो हम ऐसा बोलते हैं कि व्हेन द हार्ट इज अनएबल टू पंप इफेक्टिवली, दैट इज हार्ट फेलियर। बट बहुत ज्यादा पुअरली लाइक है कि उतना भी नहीं हो रहा है, हार्ट फेलियर में जितना होता है उससे भी कम हो गया है, एंड हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है अच्छे से। नाउ द हार्ट इज नॉट वर्किंग एट ऑल, लाइक सो दैट इज कॉल्ड एज कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक एंड कार्डियक अरेस्ट बोथ आर फैटल, पेशेंट की जान चली जाएगी। कार्डियक अरेस्ट है मतलब वो पेशेंट ऑलरेडी डेड है, if we will not give CPR तो पेशेंट नहीं बचेगा। सेम हैपेंस विद द कार्डियोजेनिक शॉक, इतना ज्यादा डिप्राइव्ड हो गया है कि हार्ट बंद हो गया है। अब अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो पेशेंट मर जाएगा, एंड हार्ट फेलियर में पेशेंट मर नहीं जाता है, हार्ट अटैक में पेशेंट मर नहीं जाता है, MI में पेशेंट मर नहीं जाता है, राइट। सो उसमें पेशेंट को पेन हो रहा है, वी हैव टू गिव द ट्रीटमेंट इमीडिएटली। अगर आपने नहीं दी तो फिर कार्डियक अरेस्ट कार्डियोजेनिक शॉक में चला जाएगा पेशेंट, बट immediately after MI, heart attack, heart failure patient नहीं मर जाता, but cardiogenic shock and cardiac arrest are fatal, patient की death हो जाएगी। Understood? Suddenly થાય, suddenly means patient ने कसी condition થઈ છે, for example patient ने anaphylactic shock, allergic reaction આવ્યું છે, patient ने blood loss વધારે થયું છે, સિવિયર બ્લડ લોસ થયું છે, સિવિયર હાઇપોવોલેમિયા થઈ ગયું છે, તો હાર્ટ ને પણ નથી મળતું હાર્ટ કામ કરવાનું, પછી સડનલી સ્ટોપ કરી દેશે, રાઈટ। સો એના કોઝિસ છે કાર્ડિયક અરેસ્ટ અચાનકથી રેન્ડમલી, ના પેશન્ટને હાઇપોવોલેમિયા થયું છે ના કશું એવું પ્રોબ્લેમ થયું છે, બટ ડ્યુ ટુ સમ ફેક્ટર્સ સડનલી હાર્ટ બંધ થઈ ગયું છે, મે બી ડ્યુ ટુ ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્શન પ્રોબ્લેમ, એનીથિંગ, એડવર્સ રિએક્શન કસા મેડિસિન ના લીધે, બટ સડનલી બંધ થઈ ગયું, રાઈટ। કાર્ડિયોજેનિક શોક થવા માટે કોઈક રીઝન હશે અને પછી કાર્ડિયોજેનિક શોક થશે। ગોટ ઇટ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? યસ મેમ. ओके, सो रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजी क्लियर रखना, सो अगर क्वेश्चन में हो तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, व्हाट इज ड्रेसलर सिंड्रोम? दैट इज आल्सो कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज ड्रेसलर सिंड्रोम? Combination of pericarditis, pericardial effusion and pleural effusion. यस, सो तीन कंडीशन कॉम्बिनेशन में होगा, सो उसको हम बोलेंगे ड्रेसलर सिंड्रोम। ओके, फिर हमने इंटरवेंशन देखी थी एक्यूट स्टेज में, पेशेंट केम विद द कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन, राइट, आपके पास आया है, सो एक्यूट स्टेज में है पेशेंट, तो क्या इंटरवेंशन करोगे? व्हाट इज द रेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Pain relief એ ઓક્સિજન સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ કરી શકે છે માયોકાર્ડિયમથી, એટલા માટે મોર્ફિન એડમિનિસ્ટર કરવાની હોય પ્રાયોરિટી yes, पेन मैनेजमेंट, हाँ, एंजाइना MI दोनों में पेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन अगर आप कम कर दोगे तो एटलीस्ट ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, सो पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज्यादा रिलीव हो जाएंगे। बट इसमें पेन मैनेजमेंट में मॉर्फिन इज अवर प्रायोरिटी, नॉट एंटीजी, तो ये चीज याद रखना है। फिर क्या कर सकते हैं हम? ओके, क्या असेस करोगे? देन ओके, सो पेन असेसमेंट और वाइटल साइंस,
यस ऑनलाइन स्टूडेंट, यस आपको भी बोलना है, चलो रेस्पिरेटरी रेट असेस करवाना। ओके। सो वाइटल साइंस में सब आ गया। वाइटल पहले पेशेंट आया अपने, असेसमेंट ऑलवेज कम्स फर्स्ट। इन इमरजेंसी सिचुएशन क्विक असेसमेंट करेंगे, हमें आइडेंटिफाई हो गया दैट दिस इज द पेन ऑफ एमआई, इमीडिएटली मॉर्फिन हमारी प्रायोरिटी हो जाएगी, राइट। एंड अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, असेसमेंट नहीं दिया है, तो मॉर्फिन आप फर्स्ट सिलेक्ट करोगे। सो असेस किया हमने, हमें पता चल गया कि पेशेंट को एमआई का पेन है, उसकी लाइक डिस्क्रिप्शन से पता चल गया, इमीडिएटली एमआई दे दो। फिर दूसरा डिटेल असेसमेंट करो, वाइटल्स चेक करना है, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर कैसा है, पेरिफेरल पल्सेस कैसी है, क्वालिटी ऑफ पल्स, सब कुछ वाइटल्स में आ गया। सो वो सब चेक करना है। देन वी हैव टू गिव पोजीशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देन वी हैव टू गिव एटलीस्ट सेमी फाउलर तो देनी है। हाई फाउलर पेशेंट टॉलरेट कर रहे हैं तो वेल इनफ, बट नहीं कर रहे तो सेमी फाउलर तो देनी है, हेड लो नहीं रख सकते। सो सेमी फाउलर पोजीशन देनी है। देन ऑक्सीजन स्टार्ट कर देना है, राइट। ओके, आईवी एक्सेस ले लेंगे, 12 डीसीजी, लैब वैल्यूज चेक कर लेंगे, ये सारा जो ट्रोपोनिन और वो सब हमें चेक भी करना है। सो इमीडिएटली ब्लड सैंपल ले लेंगे लैब वैल्यूज चेक करने के लिए। एंड सॉरी, कार्डियक डिसरिथमियाज, यस पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पर रख देंगे, सो डिसरिथमियाज असेस हो जाएगा। एंड ब्रीथ साउंड्स भी ऑस्कल्टेट करना है इमीडिएट फेज में, तो हमें पता चल जाएगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है पेशेंट को एमआई हो, पहले भी अटैक आ चुका होगा, बट पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था या उससे गलती हो गई। सो अब का जो एपिसोड है वो इतना सीवियर है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर होगा, तो उसके भी सिम्टम्स दिखेंगे हमें, राइट और लेफ्ट के जो भी हार्ट फेलियर है उसके भी सिम्टम्स दिखेंगे। सो वो सब चीजें हमें मॉनिटर करनी होगी। हार्ट फेलियर के सिम्टम्स क्या इंडिकेट करता है? क्रैकल्स एंड व्हीजेस होगा, दैट इज क्रैकल्स एंड व्हीजेस, दैट इज विच साइड ऑफ हार्ट फेलियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लेफ्ट। राइट नहीं? क्रैकल्स और व्हीजेस, क्रैकल्स का मतलब कब सुनाई देता है क्रैकल्स? हाँ, तो पल्मोनरी फ्लूइड, ओके, फ्लूइड फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है तब सुनाई देता है लंग्स में। तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन राइट साइड में, राइट साइड फेलियर होता नहीं होता बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन? बट लंग्स में हશે ना साउंड। यस, सो ये लंग्स की बात हो रही है, लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेशन की बात हो रही है स्पेसिफिक, नॉट इन द बॉडी। सो दैट इज लेफ्ट साइड। एंड डिपेंडेंट एडिमा है तो कौन सा साइड का हार्ट फेलियर है? सेम लेफ्ट साइड, राइट। राइट साइड। बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, ओके। पेशेंट को बेड रेस्ट ही करवाना है, वी कैन नॉट मूव द पेशेंट फ्रॉम द बेड। देन पीवीसी और टैकीडिसरिथमियाज है, वो बहुत हो सक होने के चांसेस ज्यादा है। सो पेशेंट को कार्डियक मॉनिटरिंग पर रखेंगे। थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी देना है पेशेंट को फर्स्ट 6 आवर्स में, बिकॉज वहां पर लाइक क्या होगा कि प्लेटलेट और वो अक्यूमुलेशन होगा तो पेशेंट को और वर्स हो जाएगा। अगर कोरोनरी आर्टरी ऑलरेडी ब्लॉक है तभी एमआई हुआ है, लॉन्ग डेप्राइवेशन की वजह से, और ज्यादा फिर डैमेज होगा तो फर्दर प्रॉब्लम होगा। सो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दे देनी है। कार्डियक कैथेटराइजेशन नहीं हुआ है तो वो भी हम ध्यान रखना होगा। एंड अगर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दे रहे हैं तो ब्लीडिंग इज अ कंसर्न, ब्लीडिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। कार्डियक आउटपुट चेक करना है, बहुत पुअर है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करने के लिए मेडिसिन देनी पड़ेगी। कार्डियक आउटपुट पुअर है वो कैसे पता चलेगा? जब हमने पल्स चेक की थी, क्वालिटी ऑफ पल्स हमने चेक की थी, वो जो ग्रेडिंग था पल्स का, व्हाट इज द नॉर्मल ग्रेडिंग? पल्स का नॉर्मल ग्रेडिंग कौन सा है? ओके, लेट मी गिव यू द हिंट। +2। ओके, +2, दैट इज द नॉर्मल ग्रेड। तो अगर क्वालिटी कम हो जाती है पल्स की तो पल्स का ग्रेडिंग +3 होगा कि +1 की 0, क्या होगा? दिस आर द नॉर्मल ग्रेड, 0, +1, +2, +3, +4। सो +2 इज नॉर्मल। सो पल्स अगर डिमिनिश हो जाती है तो कौन सा ग्रेड होगा? 1। +1 की तरफ जाएगा कि +3 की तरफ? 1।
वन की तरफ जाएगा, कम होगी क्वालिटी। सो +1 दैट इज डिक्रीज डिमिनिश प्लस एंड पल्स, एंड 0 मतलब एब्सेंट पल्स। सो दैट इंडिकेट दैट पल्स हैज बीन डिक्रीज। तो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में ऐसे लिख कर दिया गया होगा डिमिनिश पल्स एंड एब्सेंट पल्स, सीधा ग्रेडिंग लिखा होगा तो भी आइडेंटिफाई होना चाहिए कि यस द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग पुअर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, सर्कुलेशन इंपेयर हो जाएगा। सो स्कूल एंड डायफोरेटिक स्किन दिखेगी, क्लैमी स्किन होगी। देन कैपिलरी रिफिलिंग टाइम कैसा हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो अ साइन। कैपिलरी रिफिलिंग टाइम कितना होना चाहिए? 2 to 3 seconds. Less than 3 seconds. लेस देन 2 to 3 सेकेंड्स, विद इन 2 to 3 सेकेंड्स कैपिलरी रिफिल हो जाती है। बट कार्डियक आउटपुट पुअर होगा तो Increase થશે capillary इंक्रीज प्रोलॉन्ग होगा। सो 3 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगेगा। सो दिस आर द साइंस। जितना इसमें लिखा है उतना ही दिमाग नहीं दौड़ाना है, यू हैव टू थिंक इन अ ब्रॉड मैनर। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है एग्जाम में, आपको एक ही सिनेरियो नहीं दिया होगा, रियल लाइफ सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन बेस्ड होगा। सो यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली। सो ऐसा बुक का रट्टा मार के प्रैक्टिस लाइक दैट, ऐसे प्रैक्टिस करो कि आप अच्छे से लाइक एनालाइज कर सको, इम्प्लीमेंट कर सको। वरना आपको पूरी बुक याद होगी बट फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज यू हैव नॉट दैट जजमेंट स्किल, जो इंटरप्रिटिंग करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो अगर स्किल्स डेवलप नहीं होंगे तो किसी काम का नहीं है। दो यू हैव द होल बुक ऑन योर टिप ऑफ द टंग, बट वो किसी काम का नहीं है। सो ऐसे प्रैक्टिस करो। बीपी क्लोजली मॉनिटर करना है, बिकॉज कार्डियक आउटपुट कम होगा तो हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन में टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो सकता है। इफ यू फाउंड आउट दैट पेशेंट का आपने 9 बजे बीपी लिया था, द ब्लड प्रेशर वाज 110, ओके 110 था, ओके गुड इनफ। एंड अगर अभी आपने लिया है एंड द ब्लड प्रेशर इज 80, तो ओके चलो 110 भी नहीं, 110 में आपको आइडिया आ जाएगा। आपने पहले ब्लड प्रेशर लिया था पेशेंट का, तब था 130, ब्लड प्रेशर 130 था, एंड नाउ द ब्लड प्रेशर इज 110। देन क्या करोगे आप? पेशेंट का 9 o'clock आपने ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन में, 90900 ऐसा लिखा होगा। द ब्लड प्रेशर वॉज 130/90 ले लेते हैं चलो। एंड आपने आफ्टर 1 hour देखा 1000 ऐसे देखा। देन उसका ब्लड प्रेशर था 110/70। देन व्हाट यू विल डू? हेड ऑफ द बेड एलिवेट करवाना कि ब्लड परफ्यूजन प्रॉपर मળી રહે टाइम। ओके आप कर सकते हो, एलिवेट करोगे हेड ऑफ द बेड? એટલે લોઅર સાइड કરવાનો। नो, हाँ। सो अभी आप करना है, आपको लग रहा है कि ब्लड प्रेशर इज डिक्रीजिंग रैपिडली, तो आप अभी डाउन कर सकते हो। और उसका क्राइटेरिया क्या है कि अगर पहले का जो ब्लड प्रेशर था उसे 25 mmHg या 25 से भी ज्यादा कम हो गया है, लाइक 100 हो गया है, 105। कभी भी ऑड नंबर में तो ब्लड प्रेशर होगा नहीं, बट इफ 105 25 है या उससे ज्यादा है, 100 पहुंच गया है, सो इमीडिएटली हमें हेड ऑफ द बेड लो करना होगा। सो जिससे हार्ट वीनस रिटर्न प्रमोट हो, हार्ट के तरफ ज्यादा ब्लड जाएगा तो हार्ट ज्यादा ब्लड पंप कर पाएगा, एंड ब्रेन को भी ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई मिलता रहे। सो ये हम कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स देंगे जिससे हार्ट रेट स्लो हो जाएगी एंड अच्छे से वो पंप कर पाएगा, ज्यादा हार्ट रेट में अच्छा नहीं होगा। एंड रीअश्योरेंस देना होगा। अब पेशेंट रिकवर हो गया है ये एक्यूट फेज से। सो आफ्टर एक्यूट फेज आपको क्या करना है पेशेंट को? सो हम बेड रेस्ट अभी करवाएंगे इमीडिएटली, अभी पेशेंट को सारी एक्टिविटीज नहीं करवानी है। आइडियली पेशेंट को यूरिन पास करना है, सो बेड साइड कोमोड हम चेयर में और उसमें देते हैं, लाइक बेड पर ही भी कर सकता है पेशेंट, बेड पर, और या तो बेड साइड कोमोड दे सकते हैं, उसमें अवॉइड कर सकता है। फिर धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है कि जिससे मसल एक्टिविटी चालू रहे। फिर पेशेंट को ऐसे हम अभी एनकरेज कर सकते हैं कि बेड की एज पर
लेग्स डेंगल करके आप थोड़ी देर बैठो फिर सो जाओ, ऐसा। फिर धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करके हमने पेशेंट को बेड से उठाया एंड साइड पर चेयर पर आधे घंटे के लिए बिठाया, दिन में 3 बार ऐसा किया, राइट। अब धीरे धीरे इम्प्रूव करना है पेशेंट का एम्बुलेशन। सो पहले पेशेंट को रूम में ही चलवाना है, देन पेशेंट कैन गो टू द बाथरूम, बाथरूम तक जाएगा पेशेंट, फिर उससे भी बाहर हॉलवे में चलाना है। सो धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी इंक्रीज करनी है। जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी एमआई की वो देखनी है, चेक करनी है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रही है। मेडिकेशंस पेशेंट को जो भी दी गई है प्रिस्क्राइब की हुई, एसी इनहिबिटर्स, आर्ब्स, सीसीबीज, क्लोपिडोग्रेल, HMG-CoA रिडक्टेस, जो भी मेडिकेशंस है, बीटा ब्लॉकर, डिजॉक्सिन, ये सारी मेडिकेशंस, डायूरेटिक्स, अगर हार्ट फेलियर हो गया होगा तो ये सब चल रही होगी। सो जो भी मेडिसिन दे रहे हैं वो सब हमें देनी है पेशेंट को। एंड जो भी उसको फीलिंग्स है एमआई रिलेटेड वो हमें वर्बलाइज करनी है। अब एमआई हो गया है, दैट इज इरिवर्सिबल इंजरी, राइट। सो पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अब करना पड़ेगा, डाइट में ध्यान रखना पड़ेगा, फ्लूइड में ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वहीं तक ही रहे, ज्यादा वेंट्रिकल्स खराब ना हो जाए, हार्ट फेलियर ना हो जाए। सो पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम रिहेबिलिटेशन हम नहीं दे सकते, वी हैव टू गिव कॉन्टेक्ट। ऐसे जो एनजीओज है कि जो है उसमें पेशेंट उनकी हेल्प ले सकता है। एंड देर इज डिफरेंट डिपार्टमेंट, कार्डियक रिहेबिलिटेशन का डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, सो पेशेंट वहां पर भी रिहेबिलिटेशन ले सकता है। फिर हमने देखा हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मतलब इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप इफेक्टिवली, जो एडिक्वेट पंपिंग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर की वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा एंड टिश्यू परफ्यूजन वाइटल ऑर्गन्स पर नहीं होगा। उसका मेन टाइप याद रखना है, दैट इज राइट एंड लेफ्ट ventricular failure. I will ask you later on what is right and what is left. Okay. Forward failure और backward failure का मतलब क्या होता है? उसके नेम से याद रखना है। बैकवर्ड का ही थोड़ा ट्रिकी है। फॉरवर्ड फेलियर मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज फॉरवर्ड फेलियर? blood flow is not moving forward, right? That is forward failure. बैकवर्ड फेलियर है बट उसका ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड नहीं जा रहा है, उसका उल्टा है कि ब्लड इज फ्लोइंग बैकवर्ड, बैक फ्लो हो रहा है। हाँ, वेंट्रिकल से एट्रियम में जा रहा है, सो दैट इज अ बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, सो दैट इज बैकवर्ड फेलियर। लो आउटपुट एंड हाई आउटपुट में क्या होगा? लो आउटपुट का मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इनफ ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। हाँ, इनफ आउटपुट नहीं निकल रहा है, सो मतलब पंप अच्छे से नहीं कर रहा है, सो इनफ इनफ आउटपुट नहीं निकल रहा है, दैट इज लो आउटपुट फेलियर। व्हाट इज हाई आउटपुट फेलियर? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, व्हाट इज हाई आउटपुट फेलियर? બોડીની ડિમાન્ડ ફૂલફિલ કરવા માટે હાર્ટ વધારે કામ કરશે। यस, बॉडी को अच्छा आउटपुट नहीं मिल रहा है, सो बॉडी की डिमांड पूरी करने के लिए हार्ट ने अपनी जी जान लगा दी, सो ज्यादा काम करने के चक्कर में वो फेल हो गया, राइट। सो हार्ट हैज वर्क सो हार्ड और उसकी वजह से फेल हो गया। सो फॉर हाई आउटपुट द हार्ट गेट्स फेल्ड। व्हाट इज सिस्टोलिक फेलियर एंड डायस्टोलिक फेलियर देन? सिस्टोलिक, हाँ, तो simple language, there is a problem that heart contraction ज्यादा हो रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सिस्टोलिक फेलियर मतलब हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो इजेक्शन फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। डायस्टोलिक फेलियर में क्या होगा? तो कैसा प्रॉब्लम? हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से प्रॉपरली फील नहीं होगा। हाँ, सो हार्ट अच्छे से रिलैक्स नहीं हो रहा है, सो रिलैक्स ही नहीं होगा तो हार्ट फील भी नहीं होगा, फील नहीं होगा तो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट भी कम ही होने वाला है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ओके,
फिर हमने कंपेंसेटरी मैकेनिज्म देखा था कि हार्ट हमारी बॉडी में कुछ भी होता है वो कंपेंसेट करने का ट्राई करेगा, बट जब पेशेंट को हार्ट फेलियर हो एंड कंपेंसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, हार्ट को डैमेज। और डैमेज करेंगे, बिकॉज हार्ट फेल हो गया है, इट कैन नॉट वर्क, और उसको कमांड दिए ही जा रही है हमारी बॉडी ब्रेन दिए जा रहा है, नो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, देन वो ज्यादा वर्क हार्ड करने के चक्कर में और ज्यादा डैमेज होता जाएगा. सो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म आर एक्चुअली गुड, बट इन दिस केस द कंपेंसेटरी मैकेनिज्म आर डैमेजिंग द पंपिंग एबिलिटी, वो और ज्यादा डैमेज क्रिएट कर रहे हैं. सो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में होता क्या है, हार्ट रेट बढ़ जाती है स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा और ज्यादा, फिर ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा. सो ये सब चीजें होती है, सोडियम रिटेन होता है, वाटर रिटेन होता है टू इंक्रीज द फ्लूइड कि अच्छे से कार्डियक आउटपुट हो सके, बट इसकी वजह से और प्रॉब्लम हो जाएगा. नाउ टेल मी द डिफरेंस, राइट साइडेड हार्ट फेलियर में सिम्टम्स कैसे होंगे? राइट साइड में सिम्टम्स कैसे होंगे? सिस्टेमिक सिम्टम्स। कैसे सिस्टमिक? डिपेंडेंट एडिमा। ओके, वो उसके सिम्टम्स है, बट क्यों राइट साइड में सिस्टमिक सिम्टम्स क्यों होते हैं? राइट साइड हैज टू पंप द ब्लड टू द लंग्स, तो पल्मोनिक नहीं होने चाहिए. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, સાઈડ નું હાર્ટ ફેલિયર થશે તો બેક ફ્લો થશે, બ્લડ આગળ જશે નહીં લંગ્સમાં, તો બેક થશે એટલે બોડીમાં ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેશન. यस, सो राइट साइड फेलियर है, सो ब्लड इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड, वो आगे नहीं जा पा रहा है टुवर्ड्स द लंग, सो फिर वो बॉडी में वापस भेजेगा कि अभी तुम रखो, मेरे से आगे नहीं जा पा रहा है. सो बॉडी में ही ब्लड अक्यूमुलेट होगा, फ्लूइड अक्यूमुलेशन होगा, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे. सो देयर विल बी एडिमा. सीवियर हार्ट फेलियर में एनासार का भी होता है. व्हाट इज एनासार का? You should know this. You have attended the recorded sessions, right or wrong? कंप्लीट किया है ना, so उसमें है. What is एनासार का? आपको क्वेश्चन के अंदर जनरलाइज एडिमा, सो जरूरी नहीं है कि आपको सिंपल वर्ड थिंकिंग होंगे. क्वेश्चन के अंदर लिखा हो दैट पेशेंट हैज एक्सपीरियंस एनासार का, व्हाट इज एनासार का दैट यू डोंट नो, तो फिर वो आपको क्लू दिया था, बट क्लू आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए. एनासार का मींस जनरलाइज एडिमा, इट इज देयर इन द चैप्टर 8 फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो वाला चैप्टर था उसमें है. देन जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा, ascites होगा, that is abdominal distension, then hepatosplenomegaly, anorexia, nausea, weight gain होगा, nocturnal diuresis मतलब nocturnal diuresis means excessive urination in night time. yes, excessive urination during night time. Then generalized edema होगा तो swelling of fingers, hands, periorbital edema, सब जगह पर ऐसे. इतना जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतने ही सिम्टम्स होंगे, और भी हो सकते हैं, बट मीनिंग समझना है कि ये बॉडी में फ्लूइड अक्यूमुलेशन की बात हो रही है. सो ब्लड प्रेशर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी. इंक्रीज क्यों? उसका रैशनल क्या है, फ्लूइड अक्यूमुलेशन की वजह से शायद इंक्रीज हो, बट डिक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज कार्डियक आउटपुट कम है, वो ब्लड लंग्स में नहीं जा रहा है, लंग्स में से लेफ्ट में नहीं जाएगा, लेफ्ट में से आगे भी नहीं आएगा, सो कार्डियक आउटपुट तो अल्टीमेटली कम ही हो रहा है, सो उसकी वजह से डिक्रीज भी हो सकता है. तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि हार्ट फेलियर में ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, कुछ भी हो सकता है. लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में कौन से सिम्टम्स होंगे? कौन से सिम्टम्स होंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Online students, I'm asking something. Tachypnea, crackle Which sound, okay, I'm not asking about the list of symptoms. कौन सी मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम होगा? pulmonic, पल्मोनिक सिम्टम्स lung, होंगे सारे, हाँ, लंग्स के रिलेटेड सिम्टम्स होंगे. सो पल्मोनरी कंजेशन के साइन एंड सिम्टम्स की फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है तो कैसे साइन एंड सिम्टम्स होता है? तो क्रैकल्स आपको सुनाई देंगे, समटाइम्स विजेस भी होता है ड्यू टू ब्रीथिंग डिफिकल्टी, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, सो वो भी हो सकता है. डिस्निया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, टैकिपनिया होगा, क्रैकल्स इन द लंग्स, ड्राई एंड हैकिंग कफ होगा. देन पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया मतलब
dyspnea, not diuresis. Need to breathe at night time, but intermittent as alternative. यस, इंटरमिटेंटली होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, फिर वापस से नॉर्मल, डिफिकल्टी होगी, नॉर्मल, सो पैरोक्सिस्मल पैटर्न में नॉक्टर्नल डिस्निया होगा। फिर हमने आगे जो क्लिनिकल जजमेंट था उसमें देखा था कि ब्लर्टिंग, स्पूटम एंड वो सब हो रहा था, तो दूसरे भी सिम्टम्स है, बट आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज पल्मोनिक और सिस्टमिक। बीपी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। फिर हमने दूसरे देखे थे, अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, तो नेजल फ्लेयरिंग होगा, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स देखने को मिलेगा। सो ये सारे भी दूसरे सिम्टम्स है। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ब्लड टिंग स्पूटम, फ्रॉथी स्पूटम होगा। देन व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? Online students, what is this read important point? In left ventricular failure में pulmonary system में sign and symptoms है, right ventricular failure में systemic circulation है। Okay, yes. So left ventricular failure है तो उसके साइंस होंगे pulmonary related, lungs related, and left right है तो systemic होगा। फिर इमीडिएट मैनेजमेंट हमने देखा, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, सो इमीडिएटली आपको क्या करना है, पेशेंट को इमीडिएटली हाई फॉलोअर्स पोजीशन दे दो। पहले तो पोजीशन पहले दे देनी है, देन पोजीशन देके अगर ऑक्सीजन चल रहा है तो इमीडिएटली बढ़ा दो, मोड चेंज कर दो, बिकॉज नेजल कैनुला से अगर चल रहा होगा तो उससे ज्यादा नहीं दे सकते। सो जो भी चल रहा है उसका सिर्फ रेट नहीं इंक्रीज करना है, मोड भी हमें इंक्रीज करना होगा, इंप्रूव करना होगा। देन यू हैव टू लीव द पेशेंट एंड कॉल द पीएचसीपी। Yes or no? Okay, so leave the patient and call the PHCP. Then पेशेंट को पीएचसीपी बोलेंगे कि डायूरेटिक्स देना है। सो हमें पता है फ्लूइड को निकालने के लिए डायूरेटिक्स देना पड़ेगा। सो सब कुछ रेडी करके रखोगे। आईवी एक्सेस भी है तो कंप्लीट है या नहीं है तो ले लो फटाफट। उसमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगेगा, आईवी लाइन ले सकते हैं हम, बट डायूरेटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। हम लोड करके रेडी करके सिरिंज भर के रखेंगे, जैसे ही डॉक्टर बोले हम दे देंगे। सो डायूरेटिक्स प्रिपेयर करके रखो। आईवी कैन्युला है कि नहीं, पेटेंट ओपन है या नहीं है तो ले लो, वो सब रेडी कर दो। एंड पेशेंट को कैथेटर भी इंसर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें यूरिन मेजरमेंट भी करना है, कितना फ्लूइड निकला डायूरेटिक्स दिया तो। एंड शायद अगर सीवियर हो जाएगा तो फिर हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, एंड वी हैव टू इंट्यूबेट द पेशेंट। एंड फिर लास्ट में ये सब डॉक्यूमेंट करना होगा, राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस और नो? Online students, I'm asking something. I don't think that you are mentally present here. Leave the client, I will stay with the client. Yes, we cannot leave the client. We have to stay with the client. You can call for help और उनको बोलना है कि पेशेंट पीएचसीपी को इन्फॉर्म करे, बट आप क्लाइंट को नहीं छोड़ सकते व्हेनेवर देयर इज इमरजेंसी सिचुएशन। अब पेशेंट स्टेबलाइज हो गया है, ठीक हो गया है, तो फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा क्या कर रहा है पेशेंट कि हार्ट फेलियर है, मतलब लाइक सीओपीडी है, तो पेशेंट रेगुलरली मेडिसिन लेता है तो उसको अटैक्स नहीं हो रहा है, एजमा भी अटैक्स नहीं आ रहा है। हार्ट फेलियर इज अ क्रोनिक कंडीशन, वो ठीक नहीं होगा, बट पेशेंट अगर मेडिसिन सब कुछ ध्यान रखेगा तो उसको सिम्टम्स नहीं होंगे, लाइक एक्सर्सरबेट या ऐसे सिम्टोमेटिक फेज नहीं आएगा, पेशेंट उसके साथ शांति से जी पाएगा। सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या हुआ ऐसा कि अचानक से पेशेंट ये प्रॉब्लम हो गया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो गई, कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ, ऐसा क्या हुआ, तो वो आइडेंटिफाई करना है, जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। देन पेशेंट को जो भी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए हमें बोला है कि अब आपको सब चेंज करना होगा, तो उसको भी थोड़े कंसर्न्स हो गए कि आई कैन नॉट डू दैट दिस एंड ऑल। सो जो भी फीलिंग्स है उसको बोलने के लिए एनकरेज करना है। मेडिकेशंस जो भी है लाइक डिजॉक्सिन, डायूरेटिक्स, एसी इनहिबिटर्स, लो डोज बीटा ब्लॉकर्स, वेजोडाइलेटर्स है, देन आर्ब्स, जो भी सारी मेडिकेशंस जो भी चल रही होगी वो हमें देना होगा। पेशेंट को हमें बोलना होगा कि ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स क्या है, आइडेंटिफाई द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस मेडिकेशन। अगर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो इमीडिएटली पीएचसीपी को नोटिफाई भी करने हैं, बट उसको भी तो पता होने चाहिए कि ये उसके साइड इफेक्ट्स है, तो आप सिखाओगे पेशेंट को। अब पेशेंट ओटीसी मेडिकेशंस नहीं ले सकता, क्यों? बिकॉज
पेशेंट को नहीं पता है कौन सी मेडिसिन कौन से ड्रग के साथ इंटरेक्ट करेगी, राइट? पेशेंट डोंट नो दैट। सो पेशेंट को खुद से कोई भी ओटीसी, ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, डॉक्टर से पूछ के ही सारी मेडिसिन लेनी है, नॉट इवन मल्टीविटामिन, राइट? कुछ भी, बिकॉज पेशेंट डज नॉट हैव नॉलेज कि कौन सी मेडिसिन कौन सी ड्रग के साथ नहीं लेनी चाहिए, कितने डोज में लेनी चाहिए, क्या करना है। सो ऑलवेज डॉक्टर को पूछ के ही लेना चाहिए, राइट? एंड कुछ भी होता है तो इमीडिएटली पीएचसीपी को इन्फॉर्म करना है। कैफीन नहीं लेना है, ज्यादा एक्सेसिव इंटेक नहीं करना है, वो लिमिट कर देना है। सो कैफीन, टी, कॉफी, चॉकलेट, बेवरेजेस, कार्बोनेटेड जो बेवरेजेस आता है उसमें होता है। पेशेंट को डाइट में क्या चेंजेस करने होंगे? लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट, लो सोडियम डाइट लेना होगा, हाई फाइबर डाइट लेना होगा। देन पेशेंट को डायूरेटिक्स चल रहे होंगे, सो डायूरेटिक्स सोडियम एंड पोटेशियम दोनों के एक्सक्रीट कर रहा है। सोडियम एक्सक्रीट हो रहा है तो अच्छी बात है, बिकॉज फ्लूइड रिटेन हो रहा था तो निकल जाए, तो पानी भी निकल जाए। बट वाई पोटेशियम? पोटेशियम हमें नहीं निकलना है, पोटेशियम इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द हार्ट। सो पोटेशियम में थोड़ा भी इम्बैलेंस होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर पोटेशियम हाइपोकैलेमिया हुआ, पेशेंट ऑलरेडी डिजॉक्सिन ले रहा है, तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी भी हो जाएगी। सो पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पेशेंट को बोलना है डाइट में हाई पोटेशियम रिच फूड खाना है जिसमें पोटेशियम ज्यादा हो। अब वो आपको याद रखना है कि ऑप्शन में दिया होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है न्यूट्रिशन रिलेटेड, आपने देखा होगा ये जो चैप्टर था उसमें न्यूट्रिशन रिलेटेड क्वेश्चन से सीधा फूड आइटम्स के नेम थे। सो आपको पता होना चाहिए, अगर कार्डियोवेस्क्युलर इसमें से क्वेश्चन पूछा है एंड आपको पता है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है, विच डाइट इज गुड फॉर द पेशेंट, और सिर्फ फूड आइटम्स के नाम हो, तो उसमें से आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा लो सोडियम वाला है, हाई पोटेशियम, तो ऐसा फूड देना है। सो फूड आइटम्स आपको पता होनी चाहिए, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की, कुछ मिनरल्स की फूड आइटम्स लिस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि न्यूट्रिशन में कुछ नई फूड आइटम आ सकती है, बट स्टिल प्रिपरेशन आपको करके रखनी पड़ेगी, दैट यू हैव टू रिमेम्बर। सो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। देन फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन के लिए भी बताना पड़ेगा, पेशेंट को अब फ्लूइड लिमिट करना होता है, रेगुलर फ्लूइड नहीं ले सकता, 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर ऐसा फ्लूइड नहीं ले सकता पेशेंट। अभी डॉक्टर ने बोला है फॉर एग्जांपल 1.5 या 1 लीटर, बहुत सीवियर नहीं है तो 1.5 लीटर तक बोला है। तो फिर ऐसा नहीं कि एक 12 बजे आधे दिन में 1.5 उसने ले लिया, फिर पूरी रात तक क्या करेगा पेशेंट? विदाउट वाटर पेशेंट कैन नॉट लीव, और पानी ले भी नहीं सकता। तो उसको बोलना है कि बैलेंस करके ले, इमिडिएटली सारा पानी ना पिए, एंड बीच बीच में अगर प्यास लग रही है तो हार्ड कैंडीज को सक करता रहेगा, तो उसको एक सलाइवेशन इंप्रूव हो जाएगा, तो प्यास नहीं लगेगी। एक्टिविटी एंड रेस्ट पीरियड को मैनेज करना है। देन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस नहीं करनी है जिसमें हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, सो हार्ट पर ज्यादा लोड पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। वेट डेली मॉनिटर करना पड़ेगा, थोड़ा भी स्लाइट चेंजेस होता है, ओके कितना वेट चेंज होगा तो हमें पता चल जाएगा कि फ्लूइड इम्बैलेंस है। वेट का और फ्लूइड का क्या रिलेशन था? पेशेंट को वेट चेक करने से कैसे पता चलेगा कि कितना फ्लूइड बढ़ा है उसके बॉडी में? कितना वेट चेंज होगा तो पेशेंट कैन आइडेंटिफाई दैट इतना फ्लूइड मेरे अंदर बढ़ गया है। पेशेंट डेली वेट कर रहा है, राइट? सो वेट करने से पेशेंट को या हमें कैसे पता चलेगा कि फ्लूइड कितना अक्यूमुलेट हुआ है? दिस इज ऑल्सो मेंशन इन, यस। 1 liter is equal to 2.2 pound. 2.2 पाउंड, श्योर? हाँ मैम 2.2 kg. 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg। अगर 1 kg वेट गेन हुआ है मतलब 1 लीटर फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रहा है। अगर पाउंड में कंसिडर करेंगे सो 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड, सो दैट इज सेम। So don't get confused, right? So it is all same. 1 liter is equals to 2.2 pound या 1 liter is equals to 1 kg. Both is same. So ये इंडिकेशन है कि कितना फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ। अगर सडनली पेशेंट का 2-3 kg बढ़ गया है तो पेशेंट को आइडिया आ जाएगा कि 2-3 लीटर फ्लूइड बॉडी में अक्यूमुलेट हो गया है। ओके, सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ऑनलाइन? ओके, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, फिर हम इन्फ्लामेटरी कंडीशन स्टार्ट करेंगे हार्ट के।
Online students, please come back from break. Should we start now? Yes. Okay, so cardiogenic shock we have already completed in chapter 70 complex care. जिसका बाकी है वो हम फिर से कंप्लीट करेंगे तब देख लेंगे. So let's start with the inflammatory disease condition of heart. इन्फ्लामेटरी कंडीशन मतलब इन्फेक्शियस कंडीशंस हार्ट की देखने वाले हैं. So तीन कंडीशंस देखेंगे, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस. व्हाट डू यू मीन बाय पेरिकार्डाइटिस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, inflammation of pericardium or pericardial layer. So that is called as pericarditis. So pericarditis is an acute or chronic inflammation of pericardium. Acute मतलब suddenly develop हो जाता है, chronic मतलब gradually develop होगा. So it could be acute, it could be chronic. Chronic pericarditis, a chronic inflammatory thickening of pericardium constricts the heart causing compression. अगर कोई पेशेंट को क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस है मतलब क्रोनिक इन्फ्लामेशन हुआ है, सो इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पर थिक हो जाएगा पेरिकार्डियम. सो अगर पेरिकार्डियम ठीक हो जाएगा, मायोकार्डियम इज अ एक्टिव मसल्स ऑफ द हार्ट व्हिच हेल्प्स इन पंपिंग. मायोकार्डियम के ऊपर है पेरिकार्डियम. अगर पेरिकार्डियम ही ठीक है सो मायोकार्डियम प्रॉपर्ली ऐसे रिलैक्स होकर कंस्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगे. सो वो ठीक हो गया है, सो वो मायोकार्डियम पर ऐसे प्रेशर करेंगे, कंप्रेशन करेंगे. दिस इज द मायोकार्डियम, उसके ऊपर पेरिकार्डियम है. पेरिकार्डियम इतना पतला होना चाहिए बट वो ज्यादा थिक हो गया है. सो वो प्रेशर कहाँ पर पड़ेगा? मायोकार्डियम पर पड़ेगा. पेरिकार्डियम ठीक हो जाएगा तो सो मायोकार्डियम इजीली रिलैक्स नहीं हो पाएगा, फिल नहीं हो पाएगा. इजीली रिलैक्स नहीं होगा, फिल नहीं होगा तो इजीली आउटपुट नहीं होगा. सो ये प्रॉब्लम हो सकता है इन क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस. द पेरिकार्डियल सैक बिकम इन्फ्लाम्ड. पेरिकार्डियम में दो लेयर है, सो बीच में पेरिकार्डियल सैक भी है, वो भी इन्फ्लाम हो सकता है. एंड पेरिकार्डाइटिस कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ पेरिकार्डियल इलास्टिसिटी और एन अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द सैक. दो चीज हो सकती है, या तो पेरिकार्डाइटिस की वजह से वहां पर इंफ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से उसकी इलास्टिसिटी चली जाएगी बिकॉज मायोकार्डियम स्ट्रेच हो रहा है और मायोकार्डियम के ऊपर पेरिकार्डियम है तो वो भी इलास्टिक होना चाहिए. मायोकार्डियम ऐसे रिलैक्स हो तो उसको भी रिलैक्स होना है, मायोकार्डियम कंस्ट्रिक्ट हो तो उसको भी कंस्ट्रिक्ट होना है. नो डाउट इट इज नॉट एक्टिव मसल बट उसको रिलैक्स और कंस्ट्रिक्ट होना है, सो इट शुड बी इलास्टिक. बट ड्यू टू पेरिकार्डाइटिस उसकी इलास्टिसिटी चली जाएगी, या तो क्या होगा, सैक के अंदर फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाएगा. हार्ट फेलियर और कार्डियक टेम्पोनेट में रिजल्ट. हार्ट फेलियर क्यों होता है? बिकॉज वो जो पेरिकार्डियल लेयर है इसकी इलास्टिसिटी चली गई है, वो ठीक हो गया है, सो हार्ट अच्छे से फिर पंप नहीं कर पाएगा, राइट. सो ड्यू टू पेरिकार्डाइटिस हार्ट फेलियर भी हो सकता है और कार्डियक टेम्पोनेट भी हो सकता है. व्हाट इज कार्डियक टेम्पोनेट? व्हाट इज कार्डियक टेम्पोनेट? आई हैव टोल्ड यू, pericardial effusion, fluid accumulation in the pericardial space, so that is called as cardiac tamponade. तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है. Now साइन एंड सिम्टम्स, असेसमेंट फाइंडिंग्स क्या होंगे जब पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस होगा? तो पेन इन द एंटीरियर चेस्ट दैट रेडिएट्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द नेक, शोल्डर एंड बैक, नॉट आर्म. हाथ तक पेन रेडिएट नहीं होता है लाइक एमआई और एंजाइना, बट शोल्डर तक, बैक तक, नेक तक जाता है, नॉट टू द जॉ, नॉट टू द आर्म. ओके, ये दो चीज नहीं है. पेन इज ग्रेटिंग एंड एग्रीवेटेड बाय ब्रीथिंग, पर्टिकुलरली इंस्पिरेशन, कॉफिंग एंड स्वेलोइंग. एमआई और एंजाइना का पेन इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है. इसमें एकदम ग्रेटिंग पेन मतलब कुछ ग्रेट कर रहा है, ऐसे क्रश हो रहा है, ऐसा ही पेन होता है. एंड जब पेशेंट इनहेल करेगा तब पेन बढ़ेगा. इंस्पिरेशन के वक्त बढ़ता है, कॉफिंग के वक्त बढ़ता है, स्वेलोइंग के वक्त पेन बढ़ता है. सो दिस इज अ डिफरेंस. मेक अ नोट. एमआई के पेन की क्लास लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, एंजाइना के पेन की, पेरिकार्डाइटिस के पेन की लिखो. तो जब क्वेश्चन आप स्टडी करो तब आपको सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन पढ़ के पता चल जाए कि पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस है, एमआई है या एंजाइना है, तो उसकी नोट्स बनानी होगी आपको. पेन इज वर्स when in supine position and may be relieved by leaning forward. सो पेशेंट जब सो जाएगा तब पेन बहुत वर्स होगा. फिर पेशेंट बैठकर ऐसे लीन फॉरवर्ड करेगा, आगे झुकेगा, तो पेशेंट का पेन कम हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा. पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, scratchy high pitch sound on auscultation is produced by the rubbing of inflamed pericardial layer. दोनों पेरिकार्डियल, पैराइटल एंड विजुअल लेयर इन्फ्लाम्ड हो गए हैं, सो इन्फ्लामेशन की वजह से फ्रिक्शन होगा. सो जब आप ऑस्कल्टेट करोगे तो आपको एक स्क्रैची साउंड सुनाई देगा, हाई पिच, बहुत जोर से स्क्रैची साउंड सुनाई देगा आपको. फीवर एंड चिल्स होगा, इन्फ्लामेशन है मतलब फीवर, चिल्स, डब्ल्यूबीसी काउंट, सीआरपी लेवल, ये सब ईएसआर वो सब एलिवेट होने वाला ही है. सो फीवर होगा, चिल्स होगा, टेम्परेचर होगा, फटीग, मलेज होगा, एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी काउंट, टेम्परेचर ज्यादा होगा,
डिहाइड्रेशन होता है, इन फीवर, सो ये सारे सिम्टम्स तो याद रखने ही है, वो तो होगा ही। देन ईसीजी चेंजेस क्या होगा, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है, सो एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगा। विद द ऑनसेट ऑफ इन्फ्लेमेशन एट्रियल फिब्रिलेशन इज कॉमन। जब पेशेंट को एक्यूट सडनली पेरिकार्डाइटिस डेवलप हो गया है, सो दैट सडन चेंजेस की वजह से टेम्पररी पीरियड के लिए ऑन द ऑनसेट ऑफ इन्फ्लेमेशन, जब इन्फ्लेमेशन हुआ तब तक टेम्पररी पीरियड के लिए एसटी एलिवेशन होगा। एंड ड्यू टू पेरिकार्डाइटिस एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन मींस મને ખબર ના પડી હજુ પણ. What do QRS you complex હશે પણ એટ્રિયા ખાલી વાઇબ્રેશન થશે. due to high electricity, atria is not contracting properly, it's just vibrating. So atrial fibrillation हो सकता है in this condition. Signs of right ventricular failure in client with chronic constrictive pericarditis. जब chronic pericarditis हो जाता है, वो मसल थिक हो जाते हैं, so वो मायोकार्डियम पर प्रेशर दे देंगे और right ventricular failure हो सकता है when a person is having chronic कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। अब पेरिकार्डाइटिस है तो इंटरवेंशन क्या करेंगे, मेन इंटरवेंशन क्या होगी हमारी मेन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेरिकार्डाइटिस, असेसमेंट से ठीक हो जाएगा। इन्फ्लामेशन रिड्यूस कर। हाँ, तो हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी, इन्फ्लामेशन को कम करना है। सो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं फिर इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, और क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट के लिए है, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। हाँ, तो कौन सी ड्रग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स देने हाँ होंगे, यस। तो ये मेन ट्रीटमेंट हुई, बट सिर्फ मेन ट्रीटमेंट से भी पेशेंट की बात तो नहीं बनेगी, हमें सपोर्टिव सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करनी पड़ेगी। सो पहले तो पेन का नेचर असेसमेंट करना है, देखना पड़ेगा पेन किसका है। अगर एमआई का पेन हुआ और आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी तो एमआई ठीक होगा, नहीं होगा। सो जब भी पेशेंट कार्डियक पेशेंट पेन की कंप्लेंट लेके आता है तो पेन चेक करना है कि पेन है कौन सा, हार्ट रिलेटेड है या और कोई है। अगर हार्ट रिलेटेड है तो उसमें कौन सा है, एंजाइना, एमआई, पेरिकार्डाइटिस। सो ये नोट्स बनाई हुई होगी और आपको याद होगा, तब आपको आइडेंटिफाई होगा। स्टिक दैट नोट्स ऑन योर स्टडी वॉल, सो आप डेली देखोगे तो आपको याद रह जाएगा। Then we have to place the client in a high Fowler's position, upright or leaning forward, because उससे थोड़ा उसका रिलीव हो रहा था पेन। हमें ऑक्सीजन देना पड़ेगा पेशेंट को, एनाल्जेसिक्स देंगे बिकॉज वो फ्रिक्शन हो रहा है ना पेरिकार्डियल लेयर्स, तो पेशेंट को पेन भी ज्यादा होगा, इसीलिए हमने देखा था कि पूरा पेन हो रहा था। तो एनसेड्स देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं फॉर पेन एज प्रिस्क्राइब। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लेमेशन कम कर देंगे तो अल्टीमेटली पेन नहीं होगा पेशेंट को। एंड वी हैव टू ऑस्कल्टेट फॉर फ्रिक्शन, जो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब हो रहा था वो भी ऑस्कल्टेट करना है। चेक द रिजल्ट्स ऑफ ब्लड कल्चर टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। पेरिकार्डाइटिस क्यों हुआ, सो बिफोर इनिशिएटिंग एंटीबायोटिक्स हम ब्लड का सैंपल लेके कल्चर करने भेजेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, एंड वी कैन डिसाइड विच एंटीबायोटिक्स वी हैव टू गिव। देन एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज प्रिस्क्राइब। ये मेन ट्रीटमेंट हुई। अब दूसरा क्या है, एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स एंड डिजॉक्सिन एज प्रिस्क्राइब टू द क्लाइंट विद क्रोनिक कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। क्रोनिक है मतलब हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होंगे तो उसकी वजह से हमें डिजॉक्सिन एंड डायूरेटिक्स देने पड़ेंगे। अगर क्रोनिक है तो, एक्यूट है तो नहीं जरूरत है। एंड सर्जिकल इंसिजन ऑफ पेरिकार्डियम, दैट इज पेरिकार्डियल विंडो और पेरिकार्डियक्टोमी मे बी नेसेसरी। पेरिकार्डियल विंडो उससे क्या उसका मतलब ये है कि वी आर जस्ट सिंपली क्रिएटिंग अ होल, एक इंसिजन रख रहे हैं। दिस इज द हार्ट, ये पूरा हार्ट है, ये हार्ट है, चलो ऐसे वेंट्रिकल है, सो उसके ऊपर पेरिकार्डियम है, हमने इतना लेयर ऐसे पील करके निकाल दिया, सो स्पेस एक विंडो क्रिएट कर दी, राइट। सो जहां पर भी प्रॉब्लम है, जितना लेयर इन्फ्लाम है उतना हमने ऐसे इंसिजन रख के ओपन कर दिया है जब तक हील नहीं हो जाता, तो एक विंडो क्रिएट की। या तो हम पेरिकार्डियक्टोमी भी कर सकते हैं। व्हाट इज पेरिकार्डियक्टोमी, yes, removal of pericardium layer। एक्टोमी मतलब रिमूवल, क्या तो पेरिकार्डियक्टोमी तो पेरिकार्डियम लेयर रिमूव कर रहे हैं। सो ये दोनों हम कर सकते हैं इन सीवियर केसेस। जब ये सब कर रहे हो बट कोई बात नहीं बन रही तो लास्ट में सर्जरी इज अवर ऑप्शन। वी हैव टू आल्सो मॉनिटर फॉर द कॉम्प्लिकेशन लाइक कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट के साइंस हमें मॉनिटर करने हैं, उसके साइंस क्या होंगे हम आगे देखेंगे। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड बट हम आगे भी देखेंगे कार्डियक टेम्पोनेट के साइंस। एंड नोटिफाई पीएचसीपी इफ द साइंस ऑफ टेम्पोनेट अकर्स।
अगर आपको साइंस दिख रहे हैं तो इमीडिएटली नोटिफाई करना है कि पेशेंट को पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट पेरिकार्डाइटिस। सेकेंड इन्फ्लामेटरी कंडीशन है मायोकार्डाइटिस, मतलब Inflammation of myocardium. inflammation of myocardial layer. So it could also be acute or chronic. Acute and chronic inflammation of myocardium as a result of pericarditis, systemic infection और allergic response. मायोकार्डियम में इन्फ्लामेशन क्यों हुआ? पेरिकार्डाइटिस अगर हुआ है, वो आपने ठीक नहीं किया तो वो इन्फेक्शन हो गया अब मायोकार्डियम तक। सो पेरिकार्डाइटिस की वजह से हो गया मायोकार्डाइटिस, या तो सिस्टमिक इन्फेक्शन था, पेशेंट को बॉडी में ही इन्फेक्शन था, सो वो इन्फेक्शन ट्रैवल करके मायोकार्डियम तक चला गया, एंड सम एलर्जिक रिस्पॉन्स, पेशेंट की इम्यूनिटी की वजह से, एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से भी मायोकार्डाइटिस हो सकता है। अगर मायोकार्डाइटिस होगा सो इन्फ्लामेशन के साइन एंड सिम्टम्स तो होंगे, फीवर, चिल्स, टेम्परेचर ज्यादा है मतलब वो होगा, WBC एलिवेशन, वो सब तो होंगे, बट डिज्निया होगा बिकॉज हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है, राइट? मायोकार्डियम ही इन्फ्लाम्ड हो गया है, सो डिज्निया होगा, टेकिकार्डिया होगा एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब होगा, गैलोप रिदम होगा। व्हाट इज दिस गैलोप रिदम? व्हाट इज दिस गैलोप रिदम? What is the normal sound, heart sound? S1, S2. This is the normal. S3, S4, that is gallop rhythm, gallop sound. S3 and S4 sound सुनाई देंगे, मतलब एक extra sound सुनाई देगा. So that indicates that patient is having a problem. हमने उसमें देखा था कि regurgitation stenosis होता है, stenosis होगा तो S3 था, regurgitation में S4 था, बट अगर मायोकार्डाइटिस में गैलोप्स है सो वो हमें देखना है। अगर S3 है मायोकार्डाइटिस, आपको आगे सारे फीचर्स दिए होंगे तो जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि पेशेंट को मायोकार्डाइटिस है। सो अगर उसमें मायोकार्डाइटिस में अगर आपको गैलोप साउंड S3 वाला साउंड सुनाई दे रहा है, ऐसा लिखा है, सो इट इंडिकेट्स एट्रियल प्रॉब्लम। एट्रियल का जो मायोकार्डियम लेयर है वो डैमेज हुआ है, एंड S4 है मतलब वेंट्रिकल, राइट? सो वेंट्रिकल का मायोकार्डियल लेयर, अगर वेंट्रिकल्स के ऊपर का जो मायोकार्डियम मसल है वो डैमेज हुआ होगा तो S4 साउंड आएगा। एट्रियल मायोकार्डियल डैमेज होगा, एट्रिया में प्रॉब्लम है, सो S3 साउंड आएगा। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes. सो इन शॉर्ट एबनॉर्मल हार्ट साउंड आएंगे, उसको हम गैलोप रिदम बोलते हैं, गैलोप साउंड, ऐसा कुछ भी लिखा है दैट पेशेंट, नर्स ने असेसमेंट किया, देन पेशेंट को, नर्स को पता चला S3 गैलोप साउंड है, गैलोप रिदम है, सो इमीडिएटली सोचना है इट इज एबनॉर्मल थिंग। S3 S4 एबनॉर्मल साउंड है। मर्मर्स, मर्मर मतलब जब हार्ट S1 एंड S2 लब डब साउंड होता है तो बीच में कुछ मर्मरिंग साउंड आता है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, सो मर्मर्स सुनाई देंगे। पल्सेस alternance, what is pulsus alternance? Don't get confused in pulsus paradoxus and pulsus alternance. Pulsus paradoxus क्या था? Inhale करे Inhalation, BP drop થાય. ओके, जब इनहेल करता है पेशेंट तब बीपी ड्रॉप हो जाता है, उसको हम पल्सस पैराडॉक्सिस बोलते हैं। सो एनी आइडिया व्हाट इज पल्सस ऑल्टरनेंस? alternative pulse feel થાય. यस, नेम से ही पता चल रहा है, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिंग पल्स। ऑल्टरनेटिंग पल्स मतलब मायोकार्डियम, उसका काम क्या है? बीट करना, कॉन्ट्रेक्शन होना, रिलैक्स होना, दैट इज द मेन मसल ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम ही इन्फ्लाम्ड हो गया है तो एक बीट प्रॉपर होगी तो हमें पल्स क्वालिटी वाली फील होगी, स्ट्रॉन्ग पल्स। दूसरी बीट वीक होगी तो वीक पल्स। सो जब पेशेंट के पल्स होगे तो स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, ऐसी पल्स आएगी, ऑल्टरनेटिंग पल्स आएगी। सो दैट इज पल्सस ऑल्टरनेंस। अगर आप पेशेंट का बीपी भी लेते हो तो हम बीपी जब स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं तो हमें फर्स्ट जो कॉर्शकोफ साउंड सुनाई देता है, दैट वी कंसीडर एज अ सिस्टोलिक, राइट? पहला जो साउंड सुनाई देता है दैट वी कंसीडर एज अ सिस्टोलिक, जब साउंड बंद होता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। सो जैसे ही पेशेंट का फर्स्ट साउंड सुनाई देगा वो लाउड होगा, सेकंड फिर चालू ही रहता है, वो साउंड सुनाई देना कंटिन्यू रहता है, फिर वो बंद होता है, राइट? देन वी नोट दैट एज अ डायस्टोलिक।
सो जब तक कंटिन्यू साउंड आता है तो उसमें साउंड भी ऐसा आएगा, लाउड देन स्लो, लाउड स्लो, लाउड स्लो, ऐसा साउंड आएगा. सो दिस इज पल्सस ऑल्टरनेंस. इन इतना मतलब याद रखना है कि पल्स ऑल्टरनेट हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग पल्स होगी, एक वीक पल्स, एक स्ट्रॉन्ग पल्स, एक वीक पल्स. देन साइंस ऑफ हार्ट फेलियर, बिकॉज मायोकार्डियम ही इन्फ्लाम्ड हो गया है तो वो पंपिंग अच्छे से कर नहीं पाएगा. सो देयर विल बी साइंस ऑफ हार्ट फेलियर ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट इंटरवेंशन. सेम मायोकार्डाइटिस है तो इन्फ्लामेशन के लिए भी हमें एंटीबायोटिक्स देनी होगी, बट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या करोगे? पोजीशन फॉर कंफर्ट सच एज सिटिंग अप एंड लीनिंग फॉरवर्ड, बिकॉज वो कंफर्ट प्रोवाइड करती है पेशेंट को, पेन रिलीव करने में हेल्प करती है वो पोजीशन. ऑक्सीजन देना होगा, एनाल्जेसिक्स देने होंगे, सैलिसिलेट्स देने होंगे, मतलब एस्पिरिन वाली सैलिसिलेट ड्रग्स देनी होंगी, एनसेड्स देने होंगे टू रिड्यूस द फीवर एंड पेन, वो पेन कम करने के लिए. डिजॉक्सिन देना पड़ेगा अब, बिकॉज हार्ट मायोकार्डियम इन्वॉल्व हो गया है, मेन मसल इन्वॉल्व हो गया है. अगर मायोकार्डियम फिर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो एंटी डिसरिथमियाज होगा, तो हमें एंटी डिसरिथमिक्स भी देने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द नीड, एंड वी हैव टू गिव द एंटीबायोटिक. अब इसमें ये सब नहीं लिखा है कि कल्चर करना होगा, देन कल्चर करने के बाद वो सब भी इंटरवेंशन आएगी ही, बट मेन अभी इतना देख लेते हैं. एंड कॉम्प्लिकेशंस के लिए चेक करना है थ्रोम्बस, हार्ट फेलियर एंड कार्डियोमायोपैथी. थ्रोम्बस क्यों? अगर हार्ट प्रॉपरली बीट नहीं करेगा, पुलिंग की वजह से थ्रोम्बस हो पाएगा. तो थ्रोम्बस के लिए कॉम्प्लिकेशंस चेक करना है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन तो नहीं हुआ, मायोकार्डियल एयर इन्वॉल्व है तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है, एंड कार्डियोमायोपैथी भी हो सकता है. व्हाट इज दैट? कार्डियोमायोपैथी मतलब मायोकार्डियल लेयर है ना, वो डैमेज हो जाता है, हाइपरट्रॉफिड हो जाता है. हमने देखा था पेरिकार्डियल लेयर कैसा थिक हो जाता है, सो मायोकार्डियम के साथ भी तो हो सकता है. सो देयर विल बी कार्डियोमायोपैथी. डोंट वरी, डिटेल में हम देखने वाले हैं, उसके टाइप्स देखेंगे, सब डिटेल में स्टडी करेंगे यही चैप्टर में. सो कार्डियोमायोपैथी हो सकता है. नेक्स्ट कंडीशन है एंडोकार्डाइटिस, मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Inflammation of endo. inflammation of endocardial layer. So endocarditis is an inflammation of inner lining of the heart and valves, because valves भी endocardial layer से ही बने हैं, अंदर की साइड है, right? So valves भी inflamed हो सकते हैं, heart की wall भी, inner lining भी inflamed हो सकती है. It occurs primarily in the client who are IV drug user. Endocarditis किसको होने के chances ज्यादा है? So जो IV drug abuse करते हैं, IV drug users have had a valve replacement or repair of the valve with a prosthetic material. अभी अभी वाल्व रिप्लेसमेंट किया है, सो इन्फ्लामेशन हो सकता है. अभी अभी रिपेयर किया है वाल्व का एंड उसमें भी प्रोस्थेटिक मटेरियल यूज किया होगा, ऐसा कुछ है तो भी हो सकता है. और हैव अदर स्ट्रक्चरल कार्डियक डिफेक्ट, कुछ और डिफेक्ट्स है कार्डियक के अंदर के, तो उसकी वजह से भी एंडोकार्डाइटिस हो सकता है. पोर्ट्स ऑफ एंट्री फॉर द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ओरल कैविटी, ये चीज याद रखना. इस पर से क्वेश्चन आया था, एंड आई हैव सीन वन पेशेंट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. एक 9-year-old चाइल्ड केम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द पेन, चेस्ट पेन की कंप्लेंट लेके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया था. जब हमने सब कुछ चेक किया, देन फिगर आउट दैट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एंडोकार्डाइटिस, एंड तब हमें पता चला दैट द पेशेंट इज हैविंग डीके ओरल कैविटी. वो पेशेंट, वो जो चाइल्ड था, द चाइल्ड वाज पुअर, so proper oral hygiene maintain नहीं करता था child, and due to that the child end up in the ER, endocarditis हो गया उसको. so oral cavity का direct link है endocarditis तक. जो organism है वो organism oral cavity से travel करके circulation में जाके सीधा heart में जा सकते हैं, endocardial layer को damage कर सकते हैं. so port of entry ये एक oral cavity खास है, especially if the client had a dental procedure in previous 3 to 6 months. एक तो उसकी ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं होगी तो भी, एंड रिसेंटली 3 to 6 months के अंदर अंदर ही उसने कुछ डेंटल प्रोसीजर करवाई होगी, तो भी उसको रिस्क है एंडोकार्डाइटिस होने का. देन इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन होगा, लाइक क्यूटेनियस इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन है तो, जेनेटो यूरिनरी इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन, या सिस्टम ब्लड में भी इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन ट्रैवल करके हार्ट तक जा सकता है, एंडोकार्डाइटिस कर सकता है. सर्जरी हुई है या इन्वेजिव प्रोसीजर हुई है, आईवी लाइन प्लेसमेंट, सोचो आईवी लाइन में वो ब्लड हार्ट पे जाएगा ही, तो हार्ट का एंडोकार्डियल लेयर, सो दिस आर द एंट्री. ये सारी वजह से एंडोकार्डियल इन्फेक्ट हो सकता है, दिस कुड बी द रीजंस. अब जो भी पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस है उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? फीवर होगा,
एनोरेक्सिया होगा पेशेंट को, वेट लॉस होगा, खाना नहीं खाएगा, फटीग होगा, कार्डियक मर्मर्स आपको सुनाई देंगे बीच बीच में, S1 एंड S2 साउंड के बीच में आपको एबनॉर्मल मर्मर्स सुनाई देंगे। हार्ट फेलियर के भी साइंस हो सकते हैं। Okay. Then embolic complications from the vegetation fragments traveling through the arterial circulation. Okay, what does this mean? आपने देखा होगा, हमने जब स्ट्रक्चर एनाटॉमी पढ़ी थी तो कॉर्डेड टेंडिने, पैपिलरी मसल्स ऐसा अंदर एंडोकार्डियम में था, वाल्व्स जिससे अटैच थे ऐसा स्ट्रक्चर। It is so ahead. It is not there. ओके, हार्ट का अगर आप स्ट्रक्चर गूगल करोगे तो पता चलेगा देयर इज अ कॉर्डेड टेंडिन, एक फाइबर्स जैसा होता है, इलास्टिक जैसा होता है। सो जब पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस होता है सो वो इन्फ्लामेशन की वजह से वो टूट सकते हैं, रप्चर होके निकल सकते हैं। सो वो वेजिटेशन अगर सर्कुलेशन में जाके लंग्स में स्टक हो गया तो जब एंडोकार्डाइटिस होता है सो ये वेजिटेशन निकल कर सर्कुलेशन में जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकते हैं। सो there will be embolic complications, embolism हो सकता है in endocarditis। मायो और पेरिकार्डियम में ऐसा नहीं होगा बट एंडोकार्डाइटिस में हो सकता है। there will be पेटेकी, पेटेकी means पेटेकी क्या इंडिकेट करता है? पेटेकी, परप्यूरा, एकाइमोसिस, व्हाट डज ऑल दिस टर्मिनोलॉजी इंडिकेट्स? Internal bleeding. इंटरनल ब्लीडिंग, कैपिलरी ब्लीडिंग जो होता है छोटा छोटा, सो पेटेकी आपको देखने को मिलेगा। एंड नाउ दिस थ्री जो आप देख रहे हो वो क्लासिकल साइन है फॉर एंडोकार्डाइटिस। स्प्लिंटर हेमरेजेस, ऑस्लर्स नोड्स एंड जेनिवाज लीजन, ये तीनों साइन दिखे तो इमीडिएटली सोचना है दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एंडोकार्डाइटिस। नाउ व्हाट इज स्प्लिंटर हेमरेजेस? स्प्लिंटर हेमरेजेस इन द नेल बेड्स, सो नेल बेड्स ऐसे दिखेंगे। एंडोकार्डाइटिस वाले पेशेंट्स होंगे तो उनके नेल बेड्स में आपको हेमरेजिक लाइन दिख रही होगी ऐसे, ऐसा हो जाता है। सो अगर हम रियलिटी में देखें तो नेल्स ऐसे दिखेंगे। सो दिस इज स्प्लिंटर हेमरेजेस। सिर्फ वर्ड हो तो भी आपको समझ जाना है व्हाट इज स्प्लिंटर हेमरेजेस। सो देयर विल बी स्प्लिंटर हेमरेजेस इन द नेल बेड्स ऑफ अ पेशेंट एंड ऑस्लर्स नोड्स एंड जेनिवाज लीजन, दोनों है सेम, दोनों दिखेंगे सेम बट उसका डिफरेंस क्या है? ऑस्लर्स नोड्स, Osler nodes are tender lesion and Genevas lesion are non-tender. And Oslers एकदम रेडिश होंगे, रेड कलर के होंगे। जिनेवास हेमरेजिक होंगे, मतलब थोड़े थोड़े हेमरेजिक ब्लूइश भी हो सकते हैं, लाइक डार्क कलर के होंगे। सो दिस इज अ डिफरेंस। बाकी सब दिखेगा भी सेम, आपको अपीयरेंस सेम होगा। सो ऑस्लर्स नोड पैड ऑफ द फिंगर्स, मतलब यहाँ पर हो सकता है, फिंगर्स में हो सकता है, पूरे पाम में हो सकता है, हाथ पर, टोज में, पैरों में भी हो सकता है। जेनेवास लीजन भी सेम, फिंगर्स, टोज, नोज, ईयर लोब सब। ये एक्स्ट्रा है कि नोज ईयर लोब्स में होगा। लेट मी शो यू द फिगर। देखो ये जो फर्स्ट फिगर है ना ऊपर की, दिस इज ऑस्लर्स नोड्स, ये ऑस्लर्स है एंड ये जेनेवास लीजन है। देखो ऑस्लर्स नोड्स एकदम लीजन से रेड रेड कलर के होंगे बट पेशेंट को आप छुओगे तो पेन नहीं होगा। ये हेमरेजिक है तो थोड़ा ब्लूइश भी दिखता है, सिर्फ रेड नहीं है, थोड़ा ब्लूइश है। सो वो भी इसमें जो पेशेंट है उसको हाथ में ही है। सो दोनों अगर हाथ में, पैर में, फिंगर्स में, कहीं पे भी हो सकता है लाइक दिस, बट इसमें अगर पेशेंट को आप टच करोगे तो पेशेंट को पेन होगा। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ ऑस्लर्स नोड्स एंड जेनेवास लीजन, राइट? सो ये एक क्लासिकल साइन है, ऑस्लर्स नोड, जेनेवास लीजन एंड स्प्लिंटर हेमरेज। दिस इज प्रेजेंट इन एंडोकार्डाइटिस। अगर ये 3 वर्ड क्वेश्चन में है सो इमीडिएटली थिंक अबाउट एंडोकार्डाइटिस, की पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस है। केस स्टडी सॉल्व करने में ये बहुत हेल्प करता है। सो स्प्लीनोमेगाली होगा पेशेंट को बिकॉज स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। एंडोकार्डाइटिस है तो इन्फ्लेमेशन, ब्लड सर्कुलेशन में ही प्रॉब्लम हो रहा है, सर्कुलेटिंग ब्लड भी इन्फेक्टेड होगा। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स मतलब हमने ये देखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इमेज दिखाया है मैंने आपको। ड्यू टू, हाँ, ड्यू टू दैट डिप्राइव्ड ऑक्सीजन वो नेल्स कैसे गोल हो जाते थे, सो सेम क्लबिंग ऑफ फिंगर्स भी होगा। सो दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स। दूसरे याद ना रहे तो चलेगा बट ये 3 याद रखने हैं। दिस इज स्पेसिफिक फॉर एंडोकार्डाइटिस। इंटरवेंशंस में तो एक तो इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक तो होगा बट उसमें और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके लिए करना है क्या? प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट एंड बैलेंस विद एक्टिविटी टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ऑलरेडी एंडोकार्डाइटिस है, अंदर के जो वेजिटेशन है वो भी निक करके एम्बोलिक इवेंट कर सकते हैं। सो हमें ध्यान रखना है, रेस्ट तो करवाना है बट उतना भी रेस्ट ना हो जाएगी थ्रोम्बस फॉर्मेशन।
एंड एक्टिविटी भी इतनी एक्सेस नहीं करवानी है कि वो वेजिटेशन छूट कर टूट कर सर्कुलेशन में चला जाए, तो हमें बैलेंस रखना है एक्टिविटी इन रेस्ट पे, राइट। वी हैव टू आल्सो मॉनिटर फॉर द साइंस ऑफ हार्ट फेलियर, मॉनिटर फॉर स्प्लीनिक एम्बोलाई। अब ये एम्बोलाई है, लंग्स में जाएगी तो पल्मोनरी, और कहीं पे चली जाएगी तो और ऑर्गन्स का एम्बोलिस, पल्मोनरी एम्बोलाई दैट इज इट इज गेटिंग स्टक इनटू द लंग्स। स्प्लीनिक एम्बोलाई मतलब कहां पर स्टक हो रही है, स्प्लीनिक एम्बोलाई मतलब जो स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी, वहां पर जाके स्टक हो गई है। सो स्प्लीनिक एम्बोलाई हो जाएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि स्प्लीन में एक थ्रोम्बस जाके अटक गया है, एज एविडेंस बाय सडन एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट शोल्डर, rebound abdominal tenderness on palpation। so patient को sudden abdominal pain होगा, spleen is located कहां पर लोकेट है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, स्प्लीन कहां पर है, इन विच क्वाड्रेंट, लेफ्ट साइड। ओके विच क्वाड्रेंट, 9 में से कौन सा क्वाड्रेंट होगा, एग्जाम में ऐसा लिखा होगा द पेशेंट डेवलप सडन, क्वाड्रेंट का नाम लिखा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा तो क्या करोगे, ओके नंबर तो बोलो कौन से नंबर के क्वाड्रेंट में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फाइंड इट आउट, आई हैव टोल्ड यू कौन से क्वाड्रेंट में पेन होगा, स्प्लीन जहां पर होता है वो क्वाड्रेंट से ही पता चल जाएगा। सो सडन एब्डोमिनल पेन होगा वो क्वाड्रेंट में, एंड वो पेन धीरे धीरे रेडिएट करके लेफ्ट शोल्डर तक जाएगा, एंड पेशेंट को रीबाउंड एब्डोमिनल टेंडरनेस होगी। रीबाउंड एब्डोमिनल टेंडरनेस मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रीबाउंड टेंडरनेस मींस કર્યા પછી જ્યારે આપણે હાથ લઈ લઈશું ત્યારે यस, टच करने के बाद व्हेन वी आर रिलीजिंग द हैंड पेशेंट को पेन हो रहा है, सो ये उसके साइन एंड सिम्टम्स है। ओके देन दूसरे साइन किसकी है, मॉनिटर फॉर रीनल एम्बोलाई। अब रीनल एम्बोलाई होगा तो हमें कैसे पता चलेगा रीनल एम्बोलाई मतलब, किडनीज की आर्टरी स्टक हो गई है। सो हमें कैसे पता चलेगा कि रीनल एम्बोलिज्म हुआ है, एज एविडेंस बाय फ्लैंक पेन रेडिएटिंग टू द ग्रोइन, देन हिमेच्यूरिया एंड पायूरिया। सो फ्लैंक रीजन में पेन होगा और धीरे धीरे वो पेन रेडिएट करके ग्रोइन में आएगा, सेंटर की तरफ आएगा, राइट। एंड पेशेंट का हिमेच्यूरिया होगा, ब्लड इन यूरिन, एंड पायूरिया मतलब दैट इज एन्यूरिया, पस हसे pus in urine, that is pyuria। so ये उसके साइंस है which indicates that patient को एंडोकार्डाइटिस की वजह से रीनल एम्बोलिज्म, रीनल एम्बोलाई हुआ है। अब तीसरी एम्बोलाई है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एम्बोलाई, सीएनएस एम्बोलाई मतलब ब्रेन के आर्टरी में जाके स्टक हो गई। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, कंफ्यूजन डेवलप हो जाएगा पेशेंट को, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन ऑल्टर हो रहा है, सो कंफ्यूजन होगा, एफेजिया होगा। एफेजिया मीन्स एप्रेक्सिया, एफेजिया, एटेक्सिया। સ્પીકિંગ एफेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। बोल ही नहीं सके। So what is apraxia? What is apraxia? You have written the difference। ये हमने जब मेंटल हेल्थ का जब हम पढ़ रहे थे तब ये सारी टर्मिनोलॉजीज आई थी।
दिस टाइम राइट इट डाउन एंड टेल मी टुमारो. एफेजिया, एप्रेक्सिया क्या है, देन एटेक्सिया क्या है. आई होप यू नो द एटेक्सिया. ओके, इफ यू डोंट नो देन राइट इट डाउन. ये सबका पता होना चाहिए. व्हाट इज डिस्फेजिया? नॉट डिस्फेजिया, हाँ, डिस्फेजिया. ओके, अगर ये फेजिया पता चल जाएगा तो डिस्फेजिया. दिस टर्मिनोलॉजी यू हैव टू राइट इट डाउन. Difficulty in swallowing. Dysphagia nahi. I'm not asking about dysphagia. It is Speaking में difficulty. yes, speaking. Communication में difficult. Yes, dysphagia मतलब difficulty in speaking. आपने जो स्ट्रोक वाले पेशेंट देखे होंगे, बोलने में तकलीफ होती है, so that is dysphagia. Okay, so now what is your task? You have to find out what is aphasia. लिख कर रखना है आपको. क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा होगा, aphasia वर्ड लिखा होगा and you are blank. What is aphasia? So कब तब क्या करोगे? So ये वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए. जब क्वेश्चन रीड करो तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आने के लिए सारे वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए. So write it down. राइट इट प्रॉपरली. अगर भूल जाते हो तो लिख लो, चिपका दो अपनी दीवार पर. एंड टुमारो टेल मी विच ऑल दिस साइन एंड सिम्टम्स इंडिकेट दैट पेशेंट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम एम्बोलाई हो गया है, मतलब ब्रेन की आर्टरी में जाके स्टक हो गया है. नेक्स्ट, मॉनिटर फॉर पल्मोनरी एम्बोलाई, मतलब वो पल्मोनरी लंग्स में जाके वो स्टक हो गई है आर्टरी में, सर्कुलेशन में. सो प्रॉब्लम कहाँ होगा? एज एविडेंस बाय सडन चेस्ट पेन, प्लूरिटिक पेन होगा एंड डिज्निया होगा, कफ होगा. सो दिस इंडिकेट्स पल्मोनरी एम्बोलिज्म, राइट. सो वो जो एम्बोलस है, वो जो क्लॉट बनी है, वो कहीं पे भी बॉडी में जाकर स्टक होगी. सो जहां पर स्टक होगी उसके रिलेटेड सिम्टम्स होंगे. देन असेस द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कंजक्टिवा फॉर पेटेकी. सो स्किन के ऊपर पेटेकीज हो जाएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन, माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन, कंजक्टिवा, सब जगह पर पेटेकी. दिस इंडिकेट्स इंटरनल ब्लीडिंग. सो पेटेकी हो जाएंगे. नेल्स चेक करने हैं स्प्लिंटर हेमरेजेस के लिए. देन पैड ऑफ द फिंगर्स, हैंड, टोज सब चेक करेंगे फॉर ऑस्लर्स नोड्स एंड जेनेवास लीजन, बिकॉज इट इज प्रेजेंट. तो हमें चेक करना है कि है कि नहीं है. देन वी हैव टू आल्सो चेक फॉर क्लबिंग ऑफ फिंगर्स. इन शॉर्ट, जो भी साइन एंड सिम्टम्स है वो हम चेक करेंगे वेदर दिस साइन एंड सिम्टम इज प्रेजेंट इन द पेशेंट और नॉट. असेसमेंट करना होगा. ब्लड कल्चर करना होगा. ब्लड कल्चर के बाद डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म हम एंटीबायोटिक देंगे. एंड प्लान एंड अरेंज फॉर डिस्चार्ज, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर continued administration of IV antibiotics. Okay, so जब आपने शायद देखा होगा तो पता होगा, पाइलोनेफ्राइटिस वाले भी पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए आईवी एंटीबायोटिक देना पड़ता है, राइट. सो उतना टाइम तक वो हॉस्पिटल में रखना इट इज नॉट वैलिड. सो हम उनको डिस्चार्ज दे देते हैं विद आईवी कैन्युला एंड वी टेल द पेशेंट टू टेक द आईवी मेडिकेशंस विद अदर नर्स और कहीं पे भी जाके. सो इसमें भी सेम करना होगा. वी हैव टू प्लान अ डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू दैट, कि पेशेंट के लिए अरेंजमेंट करके देना है, रिसोर्सेज देना है कि यहाँ पर जाके आप आईवी मेडिकेशंस ले सकते हो, या तो हॉस्पिटल आके भी आईवी मेडिकेशंस आपको लेनी होगी, कंटिन्यू रखनी होगी फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. सो डिस्चार्ज उसको आईवी के साथ करना पड़ेगा. ओके, देन दिस इज इंटरवेंशन. नाउ क्लाइंट एजुकेशन क्या देना है, व्हाट क्लाइंट एजुकेशन वी विल गिव टू द होम केयर. घर पे क्या ध्यान रखना है इफ द पेशेंट इज हैविंग एंडोकार्डाइटिस. टीच द क्लाइंट टू मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग सेटअप एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी एंटीबायोटिक्स. हमने उसको घर पे आईवी कैन्युला के साथ भेजा है, राइट. सो उसको बोलना है कि हमने क्यों ट्रीटमेंट दी है, बिकॉज पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है. अगर वो प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं करेगा सो वो ही इन्फेक्शन वापस से हो जाएगा हार्ट तक. तो पेशेंट को सिखाना है प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज करना है जब आईवी एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर कर रहे हो, सेटअप कर रहे हो. वो जो हम उसको लाइक ट्यूबिंग्स भी देंगे, पाइंस भी देंगे जो 100 ml NS में डाइल्यूट करके पेशेंट लेगा, तो सब कुछ प्रॉपरली एसेप्टिक टेक्निक से सेटअप करना है. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू एडमिनिस्टर आईवी एंटीबायोटिक्स एट शेड्यूल टाइम टू मेंटेन द ब्लड लेवल. पेशेंट को हमने बोला है 2 बजे, 8 बजे, 10 बजे ऐसा टाइम दिया है. पेशेंट क्या कर रहा है, 2 बजे नहीं जाना है, आज 4 बजे जाऊंगा, फिर ऐसे. सो टाइम मेंटेन नहीं कर रहा है. सो डॉक्टर्स टाइम डिसाइड करके देते हैं कि इतने टाइम तक उसकी ड्रग की इफेक्टिवनेस होती है, फिर ब्लड के अंदर से वो ड्रग चला जाता है. सो अगेन हम सेकेंड डोज दे देते हैं. तो ब्लड में जो ड्रग का लेवल मेंटेन करने के लिए जो उसका स्केड्यूल टाइम है, उसी टाइम पर पेशेंट को मेडिसिन लेने जाना है. सो वो पेशेंट को सिखाना है कि यू हैव टू टेक द मेडिसिन एट स्केड्यूल टाइम. Instruct the client to monitor IV catheter site and report the sign of infection immediately to the PSFP or cardiologist. जो IV catheter हमने
लगा कर भेजा है पेशेंट को, तो पेशेंट को बोलना है कि आईवी कैथेटर जो साइट है वो चेक करते रहना है। अगर आपको डाउट लग रहा है कि यहाँ पर इन्फेक्शन है तो इमीडिएटली पीएससीपी या कार्डियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना होगा। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर डेली फॉर अप टू 6 वीक्स एंड रिपोर्ट द फीवर। 6 वीक तक, 1.5 महीने तक पेशेंट को डेली टेम्परेचर लेना होगा। अगर फीवर लग रहा है तो इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। एनकरेज ओरल हाइजीन at least twice a day with a soft bristled toothbrush and thorough rinsing। अगर कोई पेशेंट ओरल हाइजीन अच्छे से नहीं कर रहा है तो इट इज अ हाई रिस्क ऑफ एंडोकार्डाइटिस। तो पेशेंट को सिखाना है कि ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, एटलीस्ट दिन में 2 बार ब्रश करे विथ अ सॉफ्ट ब्रिस्टल्ड टूथब्रश। थोरो रिंजिंग भी करना है, मतलब गार्गलिंग भी करना है। टीच द क्लाइंट टू क्लींस एनी स्किन लेसरेशन thoroughly and apply antibiotic ointment as prescribed। उसको कुछ स्किन लीजन हो गया और वो अच्छे से क्लीन नहीं कर रहा है, उसके ऊपर दवाई नहीं लगा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वहां से भी एक ऑर्गेनिज्म बॉडी में जाके, ब्लड में जाके हार्ट तक जा सकते हैं। सो अगर स्किन लीजन है तो उसको थोरोली क्लीन करना है, उसके ऊपर एंटीबायोटिक लगाना है। Client should inform all BSCP of the history of endocarditis and ask about the use of prophylactic antibiotics prior to invasive respiratory procedures and dentistry। ये पेशेंट एक बार जिसको भी एंडोकार्डाइटिस हो जाता है वो हर बार कहीं पे भी जाता है हॉस्पिटल में, he has to inform other PSCP कि उसको हिस्ट्री रह चुकी है एंडोकार्डाइटिस की। सो सारे डॉक्टर्स उसको पहले से ही एंटीबायोटिक दे दे, बिकॉज ऑलरेडी एक बार हुआ है तो दूसरी बार होने के चांसेस ज्यादा है। सो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दे दे, खास करके अगर कोई रेस्पिरेटरी प्रोसीजर करनी है या डेंटिस्ट्री की प्रोसीजर है तो खास करके एंटीबायोटिक देना ही पड़ेगा इसको। टीच द क्लाइंट टू ऑब्जर्व फॉर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस एंड हार्ट फेलियर। पेशेंट को हमने घर पे भेजा है बट पेशेंट को स्प्लीनिक एम्बोलस, ब्रेन का एम्बोलस है, रीनल एम्बोलस, पल्मोनरी एम्बोलस, उसके सिम्टम्स सिखाने होंगे तो उसको पता चले कि उसको एम्बोलिज्म हुआ है। एंड हार्ट फेलियर के भी क्या सिम्टम्स है वो भी उसको सिखाने पड़ेंगे तो उसको पता चले एंड वो इमीडिएटली रिपोर्ट कर सके। सो दिस एजुकेशन यू हैव टू गिव टू द पेशेंट हैविंग endocarditis। Okay, let's complete one condition, cardiac tamponade। What do you mean by cardiac tamponade? Online students? Pericardial effusion। So let's see the clinical judgment box। A nurse is evaluating the condition of a client after pericardiocentesis। Pericardiocentesis मतलब क्या थी? fluid। Yes, removal of fluid from the pericardial space। थोरेसेंटेसिस में जैसे लंग्स में निकालते हैं, एम्नियोसेंटेसिस है, पैरासेंटेसिस है, वैसे पेरिकार्डियोसेंटेसिस है। सो द नर्स इज इवैल्यूएटिंग कंडीशन ऑफ अ पेशेंट। पेशेंट का पेरिकार्डियोसेंटेसिस हुआ था, उसको ऑलरेडी कार्डियक टेम्पोनेट था, वो ट्रीटमेंट के लिए हमने पेरिकार्डियोसेंटेसिस किया और नर्स उसको इवैल्यूएट कर रही थी। द नर्स डिटरमाइंस दैट द प्रोसीजर वाज इफेक्टिव व्हेन नोटिंग द फॉलोइंग। अब नर्स को कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रोसीजर इफेक्टिव थी? फ्लूइड निकल जाएगा तब इफेक्टिव बोला जाएगा, बट पता कैसे चलेगा कि हमने, हमारी प्रोसीजर सक्सेसफुल रही? तो उसने क्या किया, कंपेयर किया पोस्ट प्रोसीजर एंड प्री प्रोसीजर। प्री प्रोसीजर उसने कुछ लिस्ट आउट कर दिया था एंड पोस्ट प्रोसीजर उसने फिर से वो चेक किया, अगर चेंज हुआ होगा देन वी कैन टेल दैट अवर प्रोसीजर वाज इफेक्टिव। सो क्या क्या असेसमेंट फाइंडिंग हमें लिखना होता है, कंपेयर करना होता है। तो पहले तो अब क्लियर ब्रीथ साउंड है, पहले ब्रीथ साउंड क्लियर नहीं थे, अब ब्रीथ साउंड क्लियर है, दैट इंडिकेट्स गुड थिंग। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, कार्डियक टेम्पोनेट होगा, हार्ट के सरफेस के ऊपर, मायोकार्डियम के ऊपर होता है पेरिकार्डियल लेयर, वहां पर पानी भर गया है। सो मायोकार्डियल इजीली रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही अच्छे से नहीं होगा, मतलब रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो ब्लड भी नहीं आएगा अंदर एंड जितना ब्लड निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। सो कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। सो कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर कैसा होगा? When there is low cardiac output, what about blood pressure? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। अब कार्डियक टेम्पोनेट ठीक हो गया तो ब्लड प्रेशर कैसा होना चाहिए? कार्डियक टेम्पोनेट नॉर्मल, मतलब इंक्रीज होना चाहिए कंपेयर टू प्रीवियस वन। प्री प्रोसीजर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है ब्लड प्रेशर, सो दैट इंडिकेट्स इफेक्टिव प्रोसीजर। ये जो ये हाईलाइट क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें ऐसे सारे क्वेश्चंस आएंगे, which things which highlight the things which indicates effective procedure। so ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारे इफेक्टिव प्रोसीजर्स के मतलब है। देन नॉर्मल जुगुलर वेन्स, अगर हार्ट
रिलैक्स नहीं हो पा रहा है तो अच्छे से पंप नहीं कर रहा है तो ब्लड पुलिंग बॉडी में होगा, तो जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा। अब वो डिस्टेंशन नहीं है, नॉर्मल हो गई है। डिक्रीज सीवीपी, सेंट्रल विनस प्रेशर भी डिक्रीज हो गया है, पहले ड्यू टू दैट फ्लूइड अक्यूमुलेशन इंक्रीज हो जाता था। साइंस ऑफ इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, अब कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो गया है। तो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट की साइंस क्या है? ब्लड प्रेशर अच्छा है, पल्स रेट अच्छी है, रिदम भी नॉर्मल हो गई है एंड स्ट्रॉन्ग पेरिफेरल पल्स है। ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट पेरिफेरल पल्सेस क्वालिटी कम हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, अब तो स्ट्रॉन्ग है। नो चेस्ट पेन, नो डिजिया एंड नो सिंकोप, so this all indicates that the cardiac output has increased. So ये effective procedure के sign and symptoms है। Let's see the description. What is cardiac tamponade? Cardiac tamponade मतलब pericardial effusion that occurs when the space between the parietal and visceral layer of pericardium fills with the fluid. Normally उसमें fluid होता है but वो excess हो जाता है, तब हम बोलेंगे cardiac tamponade. Pericardial effusion takes place the client at risk for cardiac tamponade. मतलब पेरिकार्डियल इफ्यूजन, फ्लूइड अक्यूमुलेशन की वजह से ही कार्डियक टेम्पोनेट होता है, उसका हमने नाम दिया है, सो उसकी वजह से कार्डियक टेम्पोनेट हो जाएगा। एंड अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल कैविटी, सो कार्डियक टेम्पोनेट क्या है? इट इज द अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल स्पेस और कैविटी। द टेम्पोनेट रेस्ट्रिक्ट्स द वेंट्रिकुलर फीलिंग एंड कार्डियक आउटपुट ड्रॉप्स। अब टेम्पोनेट है, पानी है आसपास, तो वो अच्छे से वेंट्रिकल्स को फील नहीं होने दे रहा है, रिलैक्स नहीं होने दे रहा है, तो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। This is really important point that you have to remember. Acute cardiac tamponade can occur when the small volume 20 to 50 ml of fluid accumulates rapidly in the pericardium. Normal कितना होता है pericardial fluid? No one is going to ask you, but आपको याद है आसपास approximate कितना होता था? 5 to 10 5 to 10 जितना होता है। ओके, सडनली 20 to 50 ml उस अचानक से भर गया, रैपिडली पेरिकार्डियम में भर गया, देन पेशेंट विल एक्सपीरियंस एक्यूट कार्डियक टेम्पोनेट, सडनली उसको टेम्पोनेट हो जाएगा, फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाएगा। अभी कार्डियक टेम्पोनेट के साइन एंड सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज हमने आगे भी देखा था, मॉनिटर फॉर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट। सो आपको तो पता होने चाहिए क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स है। सो व्हेन द पेशेंट इज हैविंग कार्डियक टेम्पोनेट, पल्सेस पैराडॉक्सिस होता है। सो दिस इज नॉट अ क्लासिकल साइन, बहुत सारी कंडीशन है जिसमें पल्सेस पैराडॉक्सिस होता था, बट इसमें भी होता है। इंक्रीज सीवीपी, सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जुगुलर वीनस डिस्टेंशन विथ क्लियर लंग्स। जुगुलर वेन्स डिस्टेंशन, समटाइम्स फ्लूइड पल्मोनरी कंजेशन, जब वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है तब लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर दोनों फेल है तो पल्मोनरी कंजेशन भी होगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन भी होगा, बट इसमें लंग्स में फ्लूइड नहीं जा रहा है, सिर्फ लंग्स क्लियर है बट जुगुलर वेनस डिस्टेंशन है। डिस्टेंट मफल्ड हार्ट साउंड, ये क्या चीज है? जब आप ऑस्कल्टेट करते हो तब आपको हार्ट साउंड प्रॉपर सुनाई देते हैं। अब क्या है, हार्ट के ऊपर एक पानी का बैरियर है, तो आपको लगेगा कि हार्ट बहुत दूर है, लाइक डिस्टेंट मफल्ड, क्लियर साउंड नहीं सुनाई देंगे बिकॉज ऑफ दैट वाटर। वो वाटर अच्छे से आवाज आप ऑस्कल्टेट नहीं कर पाओगे। सो जब भी आप हार्ट साउंड सुनोगे आपको ऐसा लगेगा कि हार्ट बहुत दूर है, क्लियर आवाज नहीं आ रही है, मफल्ड आवाज सुनाई देगी आपको। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड नैरोइंग पल्स प्रेशर। व्हाट इज पल्स प्रेशर? व्हाट इज पल्स प्रेशर? સિસ્ટોલિક બીપી ડાયસ્ટોલિક બીપી નું જે વચ્ચેનું માઇનસ કરે ને જે આવે ને પલ્સ પ્રેશર सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, कितना होता है पल्स प्रेशर नॉर्मल? Okay, 40 because 120 minus 80 that is 40. Narrowing pulse pressure मतलब क्या होगा? 50-60 तरफ जाएगा, 30-20 तरफ जाएगा। चलो, boost your brain. 30 કે 20 ઓછું થશે. वो कम की तरफ जाएगा। सो पल्स प्रेशर नैरो हो गया, मतलब सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के बीच में ज्यादा टाइम नहीं है। सिस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट, सिस्टोलिक प्रेशर क्या, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब इतना प्रेशर था। सो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट तब
ब्लड जितने प्रेशर से फ्लो होता है दैट इज 120। एंड डायस्टोलिक मतलब जब हार्ट रिलैक्स होता है तब भी ब्लड तो फ्लो करना बंद नहीं कर देता, बट प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज हार्ट इज रिलैक्स, तब प्रेशर होता है 80। अब ऑलरेडी बाहर से पानी भर गया है, सो वो रिलैक्स नहीं होने दे रहा है। सो जब हार्ट रेस्टिंग स्टेट पर था तब भी प्रेशर तो था हार्ट पर बिकॉज वो फुल्ली रिलैक्स नहीं था। सो तब भी प्रेशर कितना था, लाइक 100 था। सो 120/100, सो पल्स प्रेशर कितना हुआ, सिर्फ 20 हुआ, राइट। सो डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक बहुत नजदीक नजदीक होंगे, पल्स प्रेशर नैरो हो जाएगा बिकॉज हार्ट अच्छे से रिलैक्स नहीं हो रहा है। रिलैक्सिंग स्टेट में हार्ट में से जो सर्कुलेटिंग ब्लड प्रेशर है वो 80 होता है व्हेन द हार्ट इज रिलैक्स, बट हार्ट फुल्ली रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा है ड्यू टू दैट pressure of the fluid. So during diastolic phase also there is 100 pressure. So pulse pressure narrow हो जाएगा, the difference between systolic and diastolic. So ये साइन एंड सिम्टम्स है। अगर किसी पेशेंट में दिखे तो इमीडिएटली सोचना है दैट पेशेंट इज हैविंग कार्डियक टेम्पोनेट। अब इंटरवेंशंस क्या करेंगे, हमारी मेन इंटरवेंशंस क्या है, हमें वो फ्लूइड को निकालना है, राइट। बट उसके साथ साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करनी पड़ेगी। सो पेरिकार्डियोसेंटेसिस एक तो ट्रीटमेंट है कि हम निकाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, द क्लाइंट नीड टू बी प्लेस्ड इन अ क्रिटिकल केयर यूनिट फॉर हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग। कार्डियक टेम्पोनेट वाले पेशेंट को फ्लोर पर नहीं रख सकते, वी हैव टू कीप दैट पेशेंट इन आईसीयू। बस पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, कार्डियक आउटपुट ड्रॉप हो गया तो वाइटल ऑर्गन्स बंद, देन पेशेंट विल आल्सो शट डाउन। सो इसीलिए पेशेंट को आईसीयू में रखना पड़ता है। एडमिनिस्टर फ्लूइड आईवी एज प्रिस्क्राइब टू मैनेज द डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, उसको मैनेज करने के लिए आईवी फ्लूइड देना है, बट वो भी ध्यान से। अगर आप ज्यादा कर दोगे फ्लूइड, हार्ट तो वैसे भी अच्छे से पंप नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द कार्डियक टेम्पोनेट। सो फ्लूइड देना है कि कार्डियक आउटपुट मेंटेन करना है, ओवरलोड नहीं करना है हमें फ्लूइड, राइट। सो वो हमें देना पड़ेगा। पेशेंट का चेस्ट एक्सरे या इको करके हमें पता चल जाएगा। चेस्ट एक्सरे में आपको देखने को मिलेगा सिलहॉट, यू कैन नॉट सी द प्रॉप बॉर्डर नहीं दिखेगी ड्यू टू दैट फ्लूइड। सो एक्सरे में भी पता चल सकता है, इकोकार्डियोग्राफी में भी पता चल जाएगा आपको कितना है। मॉनिटर, ओके, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर पेरिकार्डियोसेंटेसिस टू विथड्रॉ द पेरिकार्डियल फ्लूइड इफ प्रिस्क्राइब। फ्लूइड को निकालने के लिए पेरिकार्डियोसेंटेसिस करना पड़ेगा, तो प्रिपेयर करेंगे हम पेशेंट को। मॉनिटर फॉर रिकरेंस ऑफ टेम्पोनेट फॉलोइंग पेरिकार्डियोसेंटेसिस। हमने फ्लूइड निकाल दिया, चलो अब 1-2 दिन बाद वापस से कार्डियक टेम्पोनेट हो गया, सो वो भी हमें चेक करना है कि पेरिकार्डियोसेंटेसिस करने के बाद वापस से टेम्पोनेट हो गया कि नहीं, वो मॉनिटर करना है। इफ द क्लाइंट एक्सपीरियंसेस रिकरेंट टेम्पोनेट और रिकरेंट इफ्यूजन और डेवलप्स एडिशन फ्रॉम पेरिकार्डिटिस, a portion that is pericardial window or all of the pericardium that is pericardiectomy may be removed to allow adequate ventricular filling and contraction। बार बार पेशेंट को टेम्पोनेट हो रहा है या बार बार इफ्यूजन मतलब फ्लूइड थोड़ा थोड़ा भी जमा हो रहा है, या तो हमने देखा था पेरिकार्डाइटिस के कॉम्प्लिकेशन है कार्डियक टेम्पोनेट बिकॉज इन्फ्लामेशन होगा तो बीच में फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाएगा। सो क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस है, चिपक गया है क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस की वजह से, सो ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर उसकी सर्जरी करनी होगी। वी कैन परफॉर्म पेरिकार्डियल विंडो और पेरिकार्डियक्टोमी। पेरिकार्डियल विंडो स्मॉल पोर्शन में कर सकते हैं, अगर लार्जर पोर्शन अफेक्ट हो गया है तो फिर हमें पेरिकार्डियक्टोमी ही करना पड़ेगा जिसमें हम रिमूव कर देंगे। सो फिर वेंट्रिकल्स अच्छे से रिलैक्स हो सके, फिल हो सके। बार बार उसको ऐसे धक्का लगाएगा बाहर से कोई तो वो नॉर्मल फील नहीं हो पाएंगे, आउटपुट नहीं होगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, एंड वी डोंट वांट दैट। सो फिर उसको रिमूव कर दो तो वेंट्रिकुलर फीलिंग भी अच्छे से हो, कॉन्ट्रेक्शन भी अच्छे से हो, कोई उसके ऊपर प्रेशर ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा? ओके, सो वी हैव सीन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ऑफ हार्ट। उसमें पहले हमने देखा पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियल लेयर। इट कुड बी एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट मतलब सडनली डेवलप हो जाएगा, ठीक भी हो जाएगा। क्रोनिक मतलब लंबे ग्रेजुअली होता है और लंबा चलता है, और क्रोनिक में वॉल्स ठीक हो जाती है। अगर क्रोनिक हो गया तो फिर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज उसको हार्ट को रिलैक्स होने की जगह नहीं मिल रही है बिकॉज पेरिकार्डियल बाहर का लेयर ही ठीक हो गया है। सो हार्ट फेलियर हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट भी हो सकता है उसकी वजह से। हमने उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे। ये जो पेन है उसका याद रखना है कैसा होता है, डोंट गेट कंफ्यूज कि कैसे एमआई एंजाइना और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रिक्शन होगा तो कैसे आपको पता चलेगा, देन ईसीजी चेंजेस में एसटी एलिवेशन होगा एंड एट्रियल फिब्रिलेशन कॉमन है इन पेरिकार्डाइटिस, एंड वेंट्रिकुलर फेलियर के भी साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने होंगे।
इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, मेन हमारी होगी एंटीबायोटिक एंड इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बट दूसरी सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी करनी होगी पेन के लिए। फिर पेशेंट का ब्लड कार्डियक आउटपुट कम है तो वाइटल ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, तो आईवी फ्लूइड्स ऑक्सीजन दोनों देना पड़ेगा। देन कल्चर करेंगे हम, कार्डियक टेम्पोनेट के साइंस मॉनिटर करने हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड राइट। एंड अगर है कुछ भी साइन दिख रहा है तो इमीडिएटली पीएचसीबी को नोटिफाई करना होगा, वी हैव टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर पेरिकार्डियोसेंटेसिस और सर्जरी बार बार हो रहा है तो। सो ये सारी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देंगे। फिर हमने देखा मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियल लेयर, दिस इज द एक्टिव लेयर ऑफ द हार्ट फॉर बीटिंग। अगर वो ही इन्फ्लाम हो जाएगा तो हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन प्रॉपरली नहीं होगा, अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट ही कम होने वाला है। बट इसमें एक अदर नई चीज क्या है, गैलोप रिदम एंड मर्मर पल्सेस ऑल्टरनेंस। गैलोप रिदम मतलब एबनॉर्मल साउंड, S3 S4 सुनाई देगा आपको जहां पर भी प्रॉब्लम है। S3 है तो एट्रिया के मायोकार्डियम में प्रॉब्लम है, S4 है तो वेंट्रिकल्स या मायोकार्डियम में प्रॉब्लम है, दोनों है मतलब पूरे मायोकार्डियम में प्रॉब्लम है, एट्रिया वेंट्रिकल्स दोनों। मर्मर एबनॉर्मल, बीच में कुछ साउंड आता रहेगा, लब डब के बीच में भी कुछ मर्मरिंग साउंड आएगा। पल्सेस ऑल्टरनेंस मतलब हेवी ऑल्टरनेट, Alternative beats. कैसी ऑल्टरनेटिव बीट्स होगी, One strong, one weak. यस स्ट्रॉन्ग वीक ऐसे पल्स आएगी। सो जब आप ऐसे भी पाल्पेट करते हो तो भी पता चलेगा, बीपी लेते हो तब आप जब सुनते हो एक कांस्टेंट पल्स आती है तो उसमें भी सुनाई देगा एक स्ट्रॉन्ग, एक लाउड, एक स्लो, एक लाउड, एक कम वॉल्यूम वाली, ऐसे भी आप सुन सकते हो। सो वो आपको देखने को मिलेगा। इंटरवेंशन सेम होगी, एंटीबायोटिक कल्चर और दूसरी सिम्टोमेटिक पेन के लिए दोगे। देन जो भी सिम्टम्स है उसके लिए मॉनिटर करना है, कॉम्प्लिकेशंस चेक करनी है, थ्रोम्बस हो सकता है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर पंपिंग, हार्ट फेलियर हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, तो वो सब मॉनिटर करेंगे। एंटी डिसरिथमियास बिकॉज पंपिंग ही अच्छे से नहीं हो रहा है, सो एंटी डिसरिथमिक भी देना पड़ेगा, डिजॉक्सिन देना पड़ेगा, सो वो हम सारी देखेंगे। फिर हमने देखा एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियल लेयर, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर। और वाल्स है वो भी एंडोकार्डियल लेयर में ही अटैच है, हार्ट के अंदर जो वाल्स है ना वो एंडोकार्डियम से ही बने हैं, सो वाल्व भी इन्फ्लाम हो सकते हैं, इसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्यों होता है ये सबसे कॉमन, तो आईवी ड्रग यूजर्स वाले, सो ब्लड से डायरेक्ट अंदर चला जाएगा। वाल्व रिप्लेसमेंट अभी किया है, रिपेयर किया है, प्रोस्थेटिक वाल्व है, सो प्रोस्थेटिक वाल्व इज समथिंग फॉरेन बॉडी फॉर अवर बॉडी राइट, तो फिर वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जंग छिड़ जाएगी एंड इन्फ्लेमेशन चालू कर देगी हमारी बॉडी। सो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंट्री, एक तो ओरल कैविटी खास याद रखना, दिस इज समथिंग लाइक व्हेन आई वाज स्टूडेंट मैंने ये पॉइंट स्किप कर दिया था, तो ओरल और endocarditis I forgot about it, but now I remember that oral is related to endocarditis. So अगर oral cavity अच्छे से हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहा है, कोई डेंटल प्रोसीजर किया है रिसेंट में और प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक नहीं दी थी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो फिर पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरे कोई भी इन्फेक्शन है, स्किन, जेनेटो यूरिनरी, जीआई सिस्टमिक, कोई सर्जरी इन्वेजिव किया है, एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं किया, आईवी लाइन से इन्फेक्शन, सो इन शॉर्ट ब्लड में से एंडोकार्डियम तक इजीली वो चला जाएगा। हार्ट अंदर ब्लड जो होता है वो एंडोकार्डियम के कांटेक्ट में ही होता है। साइन एंड सिम्टम्स दूसरे तो कॉमन है, बट द क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? More and generally. ओके, और Interhemorrhage. there will be splinter hemorrhages on the nail beds, then Geneva's lesion and Osler's nodes. अभी आपको क्वेश्चन में होगा ना तो सीधा ऐसा नहीं लिखा होगा, समटाइम्स पेशेंट ऐसे, पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है उसके बेसिस पर सब्जेक्टिव डेटा के फॉर्म में भी लिखा होगा। सो पेशेंट बोलेगा कि मेरे नेल्स पर रेड रेड लाइंस हो गई है, ऐसा बोलेगा तो इमीडिएटली सोचना है कि ओके द पेशेंट इज टॉकिंग अबाउट स्प्लिंटर हेमरेजेस राइट। फिर पेशेंट ऐसा बोलेगा कि मेरे हाथ में ऐसे रेड रेड पैचेस हो गया है एंड इट इज सो पेनफुल, then we have to think that patient is talking about Geneva's lesion. अगर ऑब्जेक्टिव डेटा में होगा तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लिखा होगा,
सब्जेक्टिव डेटा में होगा तो पेशेंट की लैंग्वेज में एकदम बेसिक डेटा दिया होगा कि पेशेंट आपसे ऐसी कंप्लेंट कर रहा है, पेशेंट कैन नॉट यूज अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, राइट? सो आपको समझना है, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। देन एक अदर कॉम्प्लिकेशन मतलब हो सकती है एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन एंडोकार्डाइटिस में, बिकॉज जो अंदर वेजिटेशन जो फ्रेगमेंट्स है छोटे छोटे कॉर्डेट टेंडिने के और उसके जो एंडोकार्डियल लेयर है, तो वो अगर छूट गए, टूट गए, फ्रेगमेंट्स हो गए, तो वो ट्रैवल करके आर्टेरियल सर्कुलेशन में कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई भी ऑर्गन में जाके स्टक हो जाएगी, जहां पर स्टक हो जाएगी उसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सो इंटरवेंशन मेन तो हमें एंडोकार्डाइटिस को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, बट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करनी पड़ेगी। हमें रेस्ट भी करवाना है कि वेजिटेशन छूट ना जाए, एंड एक्टिविटी भी करवानी है कि पड़े पड़े थ्रोम्बस ना हो जाए। सो दोनों बैलेंस करके करवाना है। हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स चेक करने हैं, स्प्लीनिक एम्बोलाई के साइन एंड सिम्टम्स मॉनिटर करने हैं, रीनल एम्बोलस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एम्बोलस, पल्मोनरी एम्बोलस के भी सिम्टम्स चेक करने हैं, पेटिकी है कहीं पर भी, स्प्लिंटर हेमरेजेस, ऑस्लर नोड्स, जेनिवाज लीजन, वो सब हम चेक करेंगे, असेसमेंट करेंगे, एंड कल्चर करके एंटीबायोटिक देंगे। बट ये पेशेंट को अगर हम डिस्चार्ज दे रहे हैं तो आईवी लाइन के साथ देना पड़ेगा, बिकॉज इसकी ट्रीटमेंट लंबी चलेगी। थोड़ी ट्रीटमेंट छोड़ के हम नहीं कर सकते, बिकॉज प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो इसकी ट्रीटमेंट लंबी चलती है, तो आईवी के साथ भेजना होगा। अगर हम आईवी के साथ भेज रहे हैं तो घर पे क्या ध्यान रखना है, वो सब हमने पेशेंट एजुकेशन देखा। फिर हमने देखा कार्डियक टेम्पोनेट मतलब प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, फ्लूइड अक्यूमुलेशन इन द पेरिकार्डियल स्पेस, उसको हम बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। सो कार्डियक टेम्पोनेट हो जाएगा तो ब्रीथ साउंड्स क्लियर होने, ठीक हो जाएगा तो ब्रीथ साउंड्स क्लियर हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज कार्डियक आउटपुट इंप्रूव हो गया। कार्डियक आउटपुट इंप्रूव हो जाएगा तो पल्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, देन ब्लड प्रेशर इंप्रूव हो जाता है, सीबीपी डिक्रीज हो जाता है, जो जुगुलर वेन डिस्टेंशन था वो भी ठीक हो गया, कोई चेस्ट पेन, डिजनिया, डिजीनेस, सिंको कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। व्हाट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? कितना फ्लूइड accumulate था? Online students, There is small volume of fluid 20-50 ml accumulates rapidly as a pericardium, periacute cardiac symptoms. 20 to 50 ml accumulate हो रहा है, बट रैपिडली सडनली उतना बढ़ गया, सो उसको हम बोलेंगे एक्यूट पेरिकार्डाइट कार्डियक टेम्पोनेट। फिर हमने उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे, ये आपको याद रखने होंगे, पल्सेस, पैराडॉक्सिस, इंक्रीज सीवीपी, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, डिस्टेंट मफल हार्ट साउंड। अगर क्वेश्चन में ऐसा भी दिया गया होगा कि व्हेन यू ऑस्कल्टेट द हार्ट साउंड यू कैन नॉट प्रॉपरली हियर द S1 एंड S2, आपको अच्छे से सुना ही नहीं दे रहा था, इट इंडिकेट्स कि मफल्ड साउंड आ रहा था, डिस्टेंट आ रहा था, बिकॉज बीच में एक पानी का लेयर आ गया, तो आपको क्लियर साउंड नहीं आएंगे, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, पल्स प्रेशर नैरो हो जाती है। सो ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, हमें वो फ्लूइड निकालना है कुछ भी करके। सो द मेन ट्रीटमेंट वी नो पेरिकार्डियोसेंटेसिस ही करना पड़ेगा, बट साथ साथ में दूसरी भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। सो पेशेंट को पहले तो आईसीयू में डालना होगा, फ्लूइड्स कार्डियक आउटपुट, जब तक हम फ्लूइड निकाल नहीं लेते तब तक तो कार्डियक आउटपुट हमें बढ़ाना है कि टिश्यू परफ्यूजन चालू रहे। सो आईवी फ्लूइड देंगे, चेस्ट एक्सरे इको करेंगे, पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे, एंड देखेंगे कि वापस से तो नहीं हो रहा है। अगर लग रहा है वापस से बार बार हो रहा है, पेशेंट को क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस हो गया है जिसकी वजह से कार्डियक टेम्पोनेट डेवलप हुआ है, राइट, तो फिर पेशेंट को 2 सर्जरी होती है, जो भी डॉक्टर बोले उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। इधर देयर विल बी पेरिकार्डियल विंडो, बट वो स्मॉल पोर्शन में होता है, और एल्स पेरिकार्डियक्टोमी, रिमूवल ऑफ होल पेरिकार्डियल लेयर, कि जिससे अब वेंट्रिकल्स अच्छे से फिल हो एंड कॉन्ट्रैक्ट हो सके। एनी डाउट टिल दिस ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes or no? नो मैम। Okay, find out the meaning of the words which I have told you and write it down. जो भी मैं बोल रही हूँ प्लीज राइट इट डाउन, वरना क्या होगा लास्ट में आप मुझे वो कंप्लेन लेके आओगे, मैडम ये बुक मैंने पूरी कंप्लीट कर दी बट सब मुझे मिक्स हो रहा है, तो फिर वी डोंट वांट दैट। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जो मिक्स नहीं होनी चाहिए, यू शुड बी क्लियर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। सो उसकी नोट्स, स्टिकी नोट्स बना के दीवार पर लगा दो, डेली आप देखोगे ना तो वो याद रह ही जाएगा। कोई जगह पर आप जाते हो डेली एक ही रास्ते से जाते हो तो वो आपको याद रखना पड़ता है, नो, that way is now entered into your subconscious mind, and
ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में इंसर्ट करनी है। अगर नॉर्मल वैल्यूज याद नहीं रहती तो उसको भी स्टिक कर दो, जहां पर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो वो जगह पर लगा दो, तो डेली देखने से वो याद रह ही जाएगा। अगर आपको नहीं रखना है तो भी याद रह जाता है। किसी का बर्थडे क्या भूल जाते हो आप? नहीं, क्यों? बिकॉज वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। जैसे ही वो डेट आएगी यू विल रिमेम्बर, हाँ आज इसका बर्थडे या कुछ इवेंट है। सो वी हैव टू डू लाइक दिस। ये नॉर्मल वैल्यूज कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वो स्टिकी नोट्स बना के डेली देखोगे तो नहीं याद रखना होगा तो भी याद रह जाएगा। यू डोंट हैव टू पुट एफर्ट टू रिमेम्बर दिस इंफॉर्मेशन, वो आपको याद रह ही जाएगा। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। बाकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मगअप करने की जरूरत नहीं है। जस्ट वी हैव टू थिंक कि ये कंडीशन है तो ऐसा ऐसा हो सकता है, तो हम कर सकते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बोल रही हूँ, डिफरेंस पता होना चाहिए, वो सब नोट्स लिखो, लगा दो तो आपको याद रह जाए। सो लास्ट में जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बिफोर एग्जाम, प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज one of our student, I will not tell the name, has recently given examination. She was so brilliant, like वो बहुत ब्रिलियंट थी। उसने 2-3 बार में लाइक 3 बार उसने गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं, तीनों बार उसने क्लियर किया है। राइट, शी इज सो ब्रिलियंट, बट स्टिल शी हैज नॉट क्लियर द इंग्लिश। उसको सारी इंफॉर्मेशन याद है, उसका कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर है, बट प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ? इम्प्लीमेंटेशन पर। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। कितने भी आप इंटेलिजेंट हो आपको याद रहेगा। ओके, पहला वो टास्क है कि इंफॉर्मेशन याद रखना। अब इंफॉर्मेशन याद रह गई है, नाउ वी हैव टू पुट दैट इंफॉर्मेशन, वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट इंफॉर्मेशन। सिर्फ याद रख के कुछ फायदा नहीं है। सो प्रैक्टिस लाइक दैट। आपको मैं पहले से ही अभी से बोल रही हूँ कि ऐसे प्रैक्टिस करो तो लेटर ऑन आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, Yes. सी यू टुमारो एट 9 AM। थैंक यू। Thank you.